अध्याय 526। तुम मेरी पसंदीदा बच्ची हो। अध्याय 526। तुम मेरी पसंदीदा बच्ची हो। तुम ऐसे क्यों लग रहे हो जैसे तुम्हारी आत्मा तुम्हें छोड़ गई हो। इस द्वीप पर बहुत सारी हॉट लड़कियां हैं। निंगक्षी ने ये कहते हुए छोटे बन पर बुरा असर न पड़े इसलिए उसने उसके कान ढक दिए। निंगक्षी को आते देख लू जिंगली तुरंत उठ खड़ा हुआ और उस छोटे बन को घूरने लगा। गुस्से में उसने शिकायत करते हुए कहा, तुम्हें मुझसे पूछने की हिम्मत कैसे हुई। तुम्हें अपने बच्चे से पूछना चाहिए, उससे पूछना चाहिए कि उसने मुझे पहले कैसे प्रताड़ित किया था। एक बन पलकें झपका रहा था, उसकी बड़ी बड़ी भोली भाली आंखें मासूम लग रही थीं। निंगक्षी ने लू जिंगली की तरफ देखा, फिर उस छोटे बन की तरफ। जाहिर है उसे बन पर ही यकीन हो गया था। बकवास बंद करो, इसका मेरे बच्चे से क्या लेना देना है। लू जिंगली ये देखकर झुंझला गई कि कैसे एक शैतान बच्चा किसी नन्हे फरिश्ते की तरह मासूमियत से पेश आ रहा है। अरे बदमाश, नाटक करना बंद करो। अब भी नाटक क्यों कर रहे हो, मैं तुम्हारी असली पोल खोल दूंगी। लू जिंगली ने चालाकी से वह बोर्ड निकाला जिसे लिटिल ट्रेजर ने लापरवाही से जमीन पर फेंक दिया था और निंगक्षी के हाथों में थमा दिया। खुद देख लो, देखो, अगर ये पढ़कर भी तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा तो मेरे भाई से पूछ लो। पूरी दोपहर में और मेरा भाई उसकी यातनाओं से पागल हो रहे थे। निंगक्षी ने डेस्क के सामने बैठे लू टिंगजियाओ की तरफ देखा, वह काफी थका हुआ लग रहा था। फिर उसने शक से बोर्ड उठाकर देखा कि उस पर क्या लिखा है। जब नन्हे खरगोश ने निंगक्षी को अपना लेखन बोर्ड पकड़े देखा तो वह इतना घबरा गया कि रोने ही वाला था। दुर्भाग्य से वह उसे समय पर रोक नहीं सका और निंगक्षी ने बोर्ड को यूं ही पलट दिया और देख लिया कि उस पर क्या लिखा था। क्या आंटी जियाओशी अब मुझे नहीं चाहती? तो फिर उसने मुझे अभी तक क्यों नहीं उठाया? आंटी जियाओशी कब व्यस्त रहेंगी? मैं नहीं चाहता, मैं आंटी जियाओशी को परेशान करूंगा। क्या आंटी जियाओशी सच में मुझे पसंद करती हैं? क्या आंटी जियाओशी अचानक मुझे पसंद करना बंद कर देंगी? आंटी जियाओशी अभी तक मुझे लेने नहीं आई हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि उन्हें दूसरे बच्चे पसंद आ गए हों? क्या आंटी जियाओशी मुझे हमेशा पसंद करेगी? क्या मैं आंटी जियाओशी की पसंदीदा बच्ची हूँ? निंगक्षी अवाक रह गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वह नन्हे खरगोश की भावनाओं को इस तरह व्यक्त होते देखेगी। निंगक्षी भी पूरी तरह से हक्की बक्की रह गई। उसने लिटिल ट्रेजर का राइटिंग बोर्ड थाम लिया और वहीं अविचल स्तब्ध खड़ी रही। आखिर छोटी बन्नी तो सीधे सादे शब्द ही लिखती थी। सच कहूं तो उसने पहली बार छोटी बन्नी को इतने सारे शब्द लिखते देखा था कि पूरा बोर्ड ही भर गया था। सब कुछ आंटी जियाओशी था, सब कुछ उसके बारे में था। लू टिंगजियाओ और लू जिंगली से जिस तरह पूछा गया था उसकी कल्पना करते हुए निंगक्षी रो पड़ी। निंगक्षी को ये सब बहुत मजेदार लगने लगा, लेकिन उससे भी ज्यादा उसके दिल की गहराइयों में लहरें उठ रही थीं, जो उसकी पूरी आत्मा को गर्म कर रही थीं और वह अवर्णनीय रूप से भावुक हो गई। निंगक्षी नीचे बैठी और लिटिल ट्रेजर को कसकर गले लगा लिया। ओह नन्हे खरगोश, तुम इतने प्यारे कैसे हो? आंटी जियाओ जी तुमसे कितना प्यार करती हैं। आंटी जियाओ जी तुम्हें अचानक पसंद करना बंद नहीं करेगी। आंटी जियाओ जी दूसरे बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं करेगी। आंटी जियाओ जी तुम्हें हमेशा पसंद करेगी। तुम आंटी जियाओ जी की सबसे प्यारी बच्ची हो। आंटी जियाओ जी तुम्हें बिल्कुल नहीं चाहेंगी। लिटिल ट्रेजर, जो शुरू में उदास और निराश महसूस कर रहा था, अचानक बहुत खुश हो गया, मानो उसके पीछे अदृश्य छोटे पंख ऊर्जावान होकर नाच रहे हों। लू टिंगजियाओ अवाक रह गया। उसके बेटे को वो मधुर शब्द सुनने को मिले जिनकी उसे बस एक बार ही चाहत थी, और वो भी लगातार इतने सारे। लू जिंगली, जो उस छोटे से बन पर नजर रखने में नाकाम रहा था, उदास था। उसकी कमर पर लगी हुला स्कर्ट का फीता भी अब नहीं रहा। कितने क्रूर शब्द हैं। तुम लोगों में जरा भी इंसानियत नहीं है। बड़ा उसे सताना चाहता था तो कोई बात नहीं, अब तो छोटा भी उसे सताने लगा था। उसकी एकमात्र सांत्वना यही थी कि ठीक है, इस बार बड़े को भी यातना दी गई। अध्याय 527। बच्चे को खेलने के लिए साथ ले आओ। अध्याय 527। बच्चे को खेलने के लिए साथ ले आओ। दूसरे गुरु, आप इतनी जल्दी कैसे वापस आ गए? मुझे तो लगा था कि आप 3 महीने की यात्रा पर रहेंगे। निंगक्षी ने भौहें चढ़ाकर पूछा। लू जिंगली ने अपनी ठुड्डी पकड़ी, फिर उपहास करते हुए कहा, जाहिर है मुझे तुम लोगों की चिंता थी, इसलिए मैं मीलों दूर से वापस आ गया। आखिरकार जैसे ही मैं वापस आता हूँ तुम लोग बारी बारी से मुझे अमानवीय यातनाएं देते हो। निंगक्षी अपनी हंसी रोक नहीं पाई, उसे अब भी उस पर विश्वास नहीं हो रहा था। जब लू जिंगली ने देखा कि वह उस पर विश्वास नहीं करती तो वह इसे और बर्दाश्त नहीं कर सका और अपने सिर के बिखरे बालों को हल्के से झटकते हुए बोला, ठीक है, द्वीप पर रहना बहुत उबाऊ है, कुछ दिन रुकना स्वर्ग है, लेकिन इससे ज्यादा रुकना मुझे पागल कर देगा। मेरी जंगली आत्मा अभी भी शहरों की भीड़ भाड़ और हमारे देश की हॉट लड़कियों से जुड़ी है। निंगक्षी अवाक रह गई। उसने वास्तव में इसकी उम्मीद की थी। लू जिंगली जल्दी ही फिर से उत्साहित हो गया। उसकी आंखें चमक उठीं और उसने कहा, आज रात मेरे दोस्त मेरे स्वागत में एक पार्टी रखना चाहते हैं। क्या तुम और मेरा भाई भी साथ में कुछ मस्ती करना चाहेंगे? निंगक्षी ने छोटे बन को गले लगाया और बिना किसी हिचकिचाहट के मना कर दिया, नहीं धन्यवाद, मुझे अभी भी बच्चे की देखभाल करनी है। लू जिंगली ने तुरंत जवाब दिया, बस बच्चे को साथ ले आओ। निंगक्षी ने उसे एक नजर देखा और अंततः खुद को रोक नहीं सकी। लू जिंगली, क्या तुम फिर से अपनी बकवास शुरू कर रहे हो? ऐसा लग रहा था कि वह भूल गया था कि पिछली बार लिटिल ट्रेजर को बार में कौन लाया था और वह उसे भी भूल गया था। लू जिंगली पीछे हट गई, फिर कमजोर स्वर में बोली, जियो शीशी, तुम्हारा लहजा, जिस तरह से तुम मुझे डांट रही हो, तुम अब मेरी भाभी जैसी होती जा रही हो।
वह केवल उसके कारण इतना गुस्सा थी। जब उसने देखा कि निंगक्षी सचमुच बहुत नाराज है तो लू जिंगली ने जल्दी से समझाया, इस बार में नहीं, मेरे अपने बंगले में ही होगा। असल में सब बहुत करीबी दोस्त हैं, इसलिए वे ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। निंगक्षी ने अपनी बात थोड़ी नरम की, पर अभी तक बहस बंद नहीं की थी। मुझसे मत पूछो, अपने भाई से पूछो, मैं उसकी बात सुनूंगी। लू जिंगली यह सुनकर दुखी हुआ। क्यों? तुम उसकी बात क्यों सुनते हो और मेरी नहीं? निंगक्षी, जाहिर है वह मेरा बॉस है। लू जिंगली ने तब जवाब दिया, मैं भी तुम्हारा बॉस हूँ। निंगक्षी ने जवाब दिया, और वह तुम्हारा बॉस भी है। लू जिंगली आगे कुछ नहीं कह सकी। वे मुझे फिर से प्रताड़ित कर रहे हैं। अंत में लू जिंगली ने लू टिंगजियाओ की ओर, जो कुछ भी नहीं कह रहा था, कड़वाहट से कहा, भाई तो फिर तुम ही फैसले लोगे। लू टिंगजियाओ ने निंगक्षी की तरफ देखा और फिर कहा, मेरी कोई राय नहीं है, तुम ही फैसला करो। जाहिर है उसका मतलब था कि वह अपनी पत्नी की बात सुनेगा। लू जिंगली केवल निंगक्षी की ओर ही मुड़ सकती थी। निंगक्षी ने अपना सिर खुजलाया और कहा, तो फिर मुझे लिटिल ट्रेजर से पूछने दो। लिटिल ट्रेजर, खेलने जाना है। निंगक्षी ने इशारा किया कि वह नन्हे खरगोश की बात सुनेगी। खेल में पारिस्थितिकी तंत्र अविश्वसनीय रूप से स्पष्ट था। जाहिर है लिटिल ट्रेजर जाना नहीं चाहता था। वह आंटी जियाओशी के साथ अकेले रहना चाहता था, लेकिन उसने अपने पिता से आंखें मिलाईं और भविष्य के लिए, आने वाले दिनों के लिए अपनी बड़ी योजनाओं के बारे में सोचा। लिटिल ट्रेजर ने अनिच्छा से सिर हिलाया, जिससे पता चला कि वह खेलने जाना चाहता था। वह अपने पिता और आंटी शियाओशी के लिए अवसर पैदा करने हेतु अपने आंसू रोकते रहे और मन ही मन चुपचाप रोते रहे। ये देखकर कि छोटा बन जाना चाहता है, निंगक्षी ने तुरंत कहा, ठीक है, तो हम भी चलेंगे। हम? लू टिंगजियाओ ने सिर हिलाया, जाहिर है वह भी जाएगा। कुंवारा लू जिंगली कमजोर होकर उठा और बोला, किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढने के लिए जिसे मैं सबसे ज्यादा प्यार कर सकूं और करना चाहता हूं। अकेलेपन को अलविदा कहने के लिए एक भावुक, निराशाजनक, रोमांटिक और हृदयहीन व्यक्ति। आओ और मुझे चोट पहुंचाओ। वह गाता हुआ उस स्थान से चला गया जो उसे दुखी कर रहा था। जाने से पहले वह उसे और लिटिल ट्रेजर को एक एक नारियल देना नहीं भूला, क्योंकि यह एक स्मृति चिन्ह था। निंगक्षी ने नारियल को गले लगाया और उसके मुंह में एक अजीब सी हलचल हुई। बिग बॉस, तो मैं लिटिल ट्रेजर को थोड़ी देर के लिए अपार्टमेंट में वापस ले जाऊंगी। मुझे अपने कपड़े बदलने हैं। तो क्या हम बाद में सेकंड मास्टर के घर मिलेंगे? लू टिंगजियाओ, ठीक है, मिलते हैं। अगर लू टिंगजियाओ को पता होता कि वह क्या बदलने के लिए घर जा रही है, तो उसने अनुमान लगाया कि वह निश्चित रूप से उसकी हर बात का पालन नहीं करेगा। अध्याय 528, लगता है जैसे उसके साथ छल किया गया था। अध्याय 528, लगता है जैसे उसके साथ छल किया गया था। रीगल रिवरिया होटल में जब वे अपार्टमेंट में वापस आए तो निंगक्षी थोड़ी चिंतित थी। लू जिंगली की पार्टी में शायद उनके सर्कल के जान पहचान वाले लोग ही होंगे, और ज्यादातर लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें लू टिंगजियाओ भी अच्छी तरह जानती होगी। ग्लोरी वर्ल्ड के बॉस होने के नाते मनोरंजन सर्कल में भी शायद कई लोग होंगे। अगर वो अकेली होती तो बस जाती। बाहर से देखने पर ऐसा लगता था कि वो कोई कलाकार है जिसे लू जिंगली ने खुद चुना है, इसलिए उसका वहां जाकर उसका साथ देना स्वाभाविक ही होगा। हालांकि अब वो लिटिल ट्रेजर को भी साथ ले जा रही थी, और लू टिंगजियाओ भी जा रहा होगा, और जब तीनों साथ खड़े होंगे तो शायद ये ठीक नहीं लगेगा। उसे ऐसा क्यों लगा कि लू जिंगली ने उसे धोखा दिया है? अरे यार, ऐसा लग रहा था जैसे वह सचमुच, उफ़, लू जिंगली की बुद्धि के कारण वह सचमुच उसके झांसे में आ गई थी। असंभव। निंगक्षी की आंखों में एक विचार को आंधा। छोटे खजाना, आंटी मेकअप करना चाहती हैं और मेरे कपड़े बदलना चाहती हैं। मुझे थोड़ा समय लग सकता है, मेरा इंतजार करो। लिटिल ट्रेजर ने बिना किसी शिकायत के सिर हिला दिया और वह आज्ञाकारी होकर बाहर इंतजार करने चला गया। थोड़ी देर बाद निंगक्षी ने बेडरूम का दरवाजा खोला। निंगक्षी ने काले चमड़े की मोटरसाइकिल जैकेट, धुली हुई फटी हुई जीन्स और काले रिवेटेड डॉक मार्टेस जूते पहने हुए थे। उसके बाल छोटे और बिखरे हुए थे, और एक मुस्कुराहट के साथ वह लगभग एक ऐसे खूबसूरत बदमाश लड़के में बदल गई थी जिसका लड़कियां विरोध नहीं कर सकती थीं। सोफे पर चुपचाप बैठे छोटे बच्चे ने दरवाजे की आहट सुनते ही तुरंत अपना सिर घुमाया, फिर पलकें झपकाईं और फिर से पलकें झपकाईं। हालांकि आंटी जियाओशी ने इतना अच्छा पहनावा पहना था कि पहचानना मुश्किल हो गया था, फिर भी छोटा बन उन्हें तुरंत पहचान गया। दरअसल उसने उत्सुकता से ऐसा किया और फिर उत्साह से निंगक्षी के चारों ओर कई चक्कर लगाए। आखिरकार उसने अपना लेखन बोर्ड उठाया और झिझकते हुए कुछ शब्द लिखे। अंकल जियाओशी। जब निंगक्षी ने बोर्ड पर छोटे बन के शब्द देखे तो उसकी आंखें गहरी हो गईं। नहीं, ये भाई जियाओशी है। दरअसल वह यही कहना चाहती थी, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि लिटिल ट्रेजर को उसे आंटी कहना किसने सिखाया था, और वह खुद को बूढ़ा महसूस कर रही थी। जाहिर है वह बड़ी बहन थी। अगर उसे बहन कहा जाता तो कुछ ठीक नहीं लगता, शायद इसलिए क्योंकि लू टिंगजियाओ से वरिष्ठता पदानुक्रम में अंतर होता। ऐसा लग रहा था जैसे उसे ये जानने के लिए पूछने की जरूरत ही नहीं थी कि आखिर वह कौन था जिसने लिटिल ट्रेजर को उसे आंटी कहने दिया। हालांकि अब जब उसने अपना रूप बदल लिया था तो वह कुछ समय के लिए फिर से जवान होने का नाटक कर सकती थी। छोटे बन, क्या मैं सुंदर लग रही हूँ? निंगक्षी ने अपने बालों को संवारा और सुंदर पोज दिया। छोटे बच्चे ने सिर हिलाया और बहुत समर्थन करते हुए अपने बोर्ड पर मोटे अक्षरों में लिखा, सुंदर। रात हुई। प्लेटिनम पैलेस में मकान नंबर 7। लू जिंगली का बंगला उसके भाई के बंगले के ठीक बगल में था। बंगले के प्रवेश द्वार पर इतनी सारी लग्जरी कारें खड़ी थीं कि वह उनकी प्रदर्शनी लगा सकता था।
कई जवान और खूबसूरत पुरुष और महिलाएं कारों से उतरकर अंदर आते हुए बातचीत के बीच बीच में हंसते भी थे। बंगले में तेज संगीत और जगमगाती रोशनी के कारण अंदर का माहौल काफी चहल पहल भरा था। लू जिंगली ने इससे पहले जो कहा था वह झूठ नहीं था। इस बार जो भी आए थे वे सभी उनके जानने वाले थे। कई जोड़े थे, शादीशुदा भी और अविवाहित भी, कुछ तो अपने छोटे बच्चों को भी साथ लाए थे। इसे पार्टी तो कहा जा सकता था, लेकिन ये ज्यादातर दोस्तों का जमावड़ा था, इसलिए बात ज्यादा बिगड़ने वाली नहीं थी। जाहिर है इतने अच्छे अवसर के साथ स्वाभाविक रूप से कुछ गुप्त उद्देश्य वाले लोग भी होंगे। बहुत जल्दी ही कुछ सुंदरियां लू जिंगली से चिपक गईं और पूछने लगीं, दूसरे मास्टर, क्या आपने नहीं कहा था कि आपका भाई भी आज रात आएगा? हम उसे क्यों नहीं देखते? क्या ये सच है? क्या सीओ सचमुच आ रहे हैं? लेकिन मैंने सुना है कि सीओ लू हाल ही में बहुत व्यस्त रहे हैं। अध्याय 529 बिन बुलाया मेहमान। अध्याय 529 बिन बुलाया मेहमान। सीओ लू सेकंड मास्टर के पास ही रहता है, इसलिए उसे आने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। वह शायद सेकंड मास्टर को देखकर आएगा, है ना सेकंड मास्टर? दूसरे मास्टर, आपका भाई आ रहा है या नहीं, आपको हमें बताना होगा। लू जिंगली, जो लोगों की भीड़ से घिरी हुई थी, ने दुखी होकर कहा, क्या आप लोग मुझे देखने आए हैं या मेरे भाई को देखने आए हैं? अरे सच में हम आपसे मिलने आए हैं। बहुत समय हो गया, हर कोई आपको बहुत याद करता है। लू जिंगली का आकर्षक चेहरा सख्त हो गया और उसने कहा, तुम कितना नकली हो सकते हो? अपने भाई के आकर्षक लाल सूट से तुलना से बचने के लिए लू जिंगली ने जानबूझकर एक चटक गुलाबी रंग पहना था, जो किसी स्वादिष्ट स्ट्रॉबेरी फ्लेवर वाली कैंडी जैसा लग रहा था। हालांकि वह उन सभी लड़कियों के बारे में शिकायत कर रहा था जो यहाँ रिश्ते बनाने के लिए आई थीं, लेकिन सभी खूबसूरत लड़कियां उसके साथ घुल मिल गईं और कुछ देर के लिए लू टिंगजियाओ को भूल गईं। दूसरे मास्टर, जब आप गए थे तो हर कोई इतना ऊब गया था कि मर गया। हम सभी आपकी वापसी का इंतजार कर रहे थे। दूसरे मास्टर, आपका पहनावा बहुत ही आकर्षक है, यह आप पर बहुत जंच रहा है। आप बहुत सुंदर हैं। हम कुछ दिनों से नहीं मिले हैं, फिर भी तुम इतने सुंदर कैसे हो गए? सारी तारीफें सुनकर लू जिंगली को आखिरकार फिर से अच्छा महसूस हुआ, लेकिन जैसे ही उसके खूबसूरत चेहरे पर एक खुशी भरी मुस्कान उभरने लगी, दरवाजे से आती चीखों की आवाजें हवा में गूंजने लगीं। ये सीओ लू है। भाई जियो, तुम सचमुच आ गए। हे भगवान, मास्टर जियो ने आज लाल रंग पहना है। कोई कृपया मुझे पकड़ लो, मैं बेहोश होने वाला हूँ। लू जिंगली एक बार फिर अचानक से नजरअंदाज किए जाने से अवाक रह गई। इस बेरहम दुनिया में रोशनी और इंसाफ कहाँ है? क्या उसकी चमकती खूबसूरती की वजह से बाकी सब लोग सौंदर्यबोध से ऊब गए हैं? ऐसा लग रहा था कि इस शोरगुल के बाद उसे अपनी चालें बदलनी पड़ेंगी। पहले तो उसे कुछ दिनों तक अपने आसपास के लोगों के साथ शांत रहना चाहिए, फिर जमकर इश्किया अंदाज अपनाना चाहिए। यह वाकई बहुत बड़ा झटका होगा। ये विचार उसके मन में उमड़ रहे थे, तभी उसने देखा कि उसका भाई उसकी ओर शांत भाव से चला आ रहा है और वह लगभग कल्पना कर सकता था कि वह आदमी बर्फीले रास्ते पर चल रहा है और उसकी अपनी ठंडी हवाएं उसे एक नाटकीयता प्रदान कर रही हैं। लू जिंगली ने तुरंत अपनी भव्य योजना को भूलकर अपने ईश्वर प्रदत्त रूप का प्रदर्शन जारी रखने का निश्चय किया। उस बेहद कठिन चुनौती को भूल जाओ। अपने चारों ओर की तीखी निगाहों से बेखबर लू टिंगजियाओ सीधे लू जिंगली के पास गया और उसके पास स्टूल पर बैठ गया और पूछा, निंगशी कहाँ है? लू जिंगली अवाक रह गया। सबसे पहले वह अपनी पत्नी के बारे में पूछना चाहता था। वह अभी तक यहाँ नहीं है, लू जिंगली ने तेजी से उत्तर दिया। लू टिंगजियाओ एक ऐसा व्यक्ति था जिसे कोई दूर से ही देख सकता था, उसके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता था, इसलिए भले ही बगल में खड़ी सुंदरियां मदहोश थीं, फिर भी वे उसके पास जाने की हिम्मत नहीं कर सकती थीं। वे उसे दूर से ही देख सकती थीं और आपस में गपशप कर सकती थीं। जाहिर है कुछ लोग ज्यादा हिम्मत वाले भी थे। भीड़ में लाल पोशाक पहने एक महिला उनके पास आई और बोली, श्री लू, बहुत समय हो गया मिलते हुए। लू टिंगजियाओ ने उस लड़की की तरफ देखा जो हाथ में वाइन का गिलास लिए उसके सामने खड़ी थी। फिर उसकी भौहें तन गईं, उसकी आंखों की गहराई में एक ठंडक छा गई। फिर उसकी बर्फीली नजर उसके भाई पर पड़ी। अपने भाई की अचानक घूरती निगाहों से लू जिंगली का गला लगभग घुट गया। हे भगवान, ये औरत यहाँ क्यों आई है? क्या ये झूम की नहीं थी जो अपने माता पिता की संभावित बहुओं की सूची में से एक पसंदीदा उम्मीदवार थी, जिसे इंपीरियल की नंबर 1 सोशलाइट का खिताब भी प्राप्त था और जिसे व्यापक रूप से उस महिला के रूप में प्रचारित किया गया था जो लू टिंगजियाओ की नई पत्नी बनने की सबसे अधिक संभावना वाली महिला थी। अध्याय 530 उसे अपने पास रखना। अध्याय 530 उसे अपने पास रखना। लू जिंगली को नहीं लगा था कि झूम की आज रात आएगी। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे उस पर कोई विपत्ति आ पड़ी हो। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने तो उसे बुलाया ही नहीं था। अपनी स्थिति पर विलाप करते हुए लू जिंगली ने भीड़ को सरसरी निगाह से देखा और भी अधिक स्तब्ध रह गया। हे भगवान, ये क्या था? उसे अचानक एहसास हुआ कि आज रात सजी धजी लड़कियों में से आधी चुपके से उसके भाई को देख रही थीं और उनमें से कई तो उसके माता पिता द्वारा जोड़ी बनाने वाली लिस्ट में से थीं। हालांकि उसने इन लोगों को आमंत्रित नहीं किया था, फिर भी वह दूसरे मेहमानों को अपनी गर्लफ्रेंड्स को साथ लाने से नहीं रोक सकता था। वे सभी बहुत करीबी दोस्त थे, इसलिए वह उन्हें कुछ दोस्तों को मौज मस्ती के लिए लाने से मना नहीं कर सकता था। इस प्रकार यदि बिन बुलाए मेहमानों के समूह के लिए किसी को दोषी ठहराया जा सकता है तो वह उसका भाई होगा। आखिरकार वह मधुमक्खियों और तितलियों दोनों को आकर्षित कर रहा था। लू टिंगजियाओ और लू जिंगली ने बस एक पल के लिए एक दूसरे को देखा था,
किसी बाहरी व्यक्ति को लू टिंगजियाओ बिल्कुल भी नहीं बदला था। उसने सामने खड़ी लड़की की तरफ देखा और अभिवादन में सिर हिलाया, मिस चूंग, और उसने आगे कुछ नहीं कहा। हालांकि ये बात कि उसे नजरअंदाज नहीं किया गया उसे खुश करने के लिए काफी थी। जून कीर संतुष्ट थी और उसने घबराहट में जकड़ी अपनी उंगलियां खोल दी और मुस्कुरा दी। फिर वह आराम से उसके बगल वाली सीट पर बैठ गई और लू टिंगजियाओ से बातचीत शुरू कर दी। पिछली बार जो हुआ उसके लिए मुझे बहुत अफसोस है। मेरे माता पिता ने कहा था कि वे मुझे बस कुछ जाने पहचाने अंकल और आंटियों से मिलवाने ला रहे हैं, लेकिन कौन जानता था मिस्टर लू, आपको कोई आपत्ति तो नहीं होगी, है ना? पिछली बार जब लू टिंगजियाओ अपनी कंपनी के नए खुले विला रिजॉर्ट का निरीक्षण करने गए थे तो लू चोंगशान और यान रूई भी अपने दोस्तों के साथ छुट्टियां मनाने के बहाने विला में मौजूद थे। उस समय उनके साथ झूम परिवार के बुजुर्ग और झूम कीर भी थे। रिजॉर्ट के मालिक और परिवार के छोटे सदस्य के रूप में लू टिंगजियाओ को स्पष्ट रूप से उनकी मेजबानी करनी थी और उसी दौरान उनकी मुलाकात झूम कीर से हुई। जाहिर है लू चोंगशान और यान रूई की छुट्टियां उसे और झूम कीर को एक साथ मिलाने की एक कोशिश थी। योजना सोची समझी थी। वे चाहते थे कि मिलने के बाद दोनों जवान शॉपिंग करें और विला में मौज मस्ती करें ताकि उनकी भावनाएं खिल सकें। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उस दिन लू टिंगजियाओ उनके साथ केवल आधे घंटे के भोजन के लिए आएगी और काम की आपात स्थिति के कारण चली जाएगी। लू टिंगजियाओ ने बेपरवाही से कहा, कोई बात नहीं, अगर आज उनकी मुलाकात न होती तो वह बहुत पहले ही भूल चुका होता कि ऐसी कोई बात हुई थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। जून कीर को ऐसा लगा जैसे उसका कोई बोझ उतर गया हो और वह हंसते हुए बोली, अच्छा हुआ, मुझे अब भी चिंता थी कि तुम मेरी बात मानोगे। आखिरकार ऐसी बात होना बहुत अजीब है। तुम्हारी तरह मैं भी उस समय बिल्कुल अनजान थी, इसलिए मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हें कैसा लगा होगा। झूम कीर ने मैचमेकिंग वाली घटना का जिक्र तक नहीं किया, न ही उसका कोई इशारा किया और न ही ऐसा दिखाया जैसे उसे लू टिंगजियाओ पसंद हो, बल्कि उसने बातचीत शुरू करने के लिए ऐसा दिखाया जैसे वो भी लू टिंगजियाओ के साथ एक ही नाव में सवार हो। इस तरह भले ही लू टिंगजियाओ सिर्फ एक सज्जन व्यक्ति होने का दिखावा कर रही थी, लेकिन वो बेशर्म नहीं लग सकती थी और ये बातचीत का एक आम विषय बन गया। ये देखकर कि झूम कीर और लू टिंगजियाओ के बीच अच्छी बातचीत हो रही थी, पार्टी में मौजूद अन्य महिलाएं जो लू टिंगजियाओ के साथ घुलने मिलने के लिए आई थीं, नाखुश थीं। क्या बकवास है। भाई जियाओ आखिरकार एक बार इस तरह की पार्टी में शामिल हुआ और उसने उसे अपने पास रखने का फैसला किया। एक अच्छी पारिवारिक पृष्ठभूमि इसी के लिए होती है। सही नींव के साथ आपको बातचीत शुरू करने में डर नहीं लगेगा। उसकी हर हरकत शानदार है। वह इंपीरियल की नंबर 1 सोशलाइट होने की हकदार है। कितनी बड़ी सोशलाइट है ये। इतने सारे लोगों के सामने एक आदमी के साथ तुरंत संबंध बनाने चली गई। उसने उसके साथ सिर्फ एक बार डिनर किया है, लेकिन वो ऐसा दिखा रही है जैसे लू परिवार ने उसे पहले ही स्वीकार कर लिया है। अध्याय 531, एक शानदार प्रवेश द्वार। अध्याय 531, एक शानदार प्रवेश द्वार। दूसरी ओर लू जिंगली सोच रहा था कि जियाओ शीशी जल्द ही आने वाली है और उसे चिंता थी कि कहीं वह कुछ ऐसा न देख ले जो उसे नहीं देखना चाहिए। वह अचानक इतना परेशान हो गया कि अब उसे आसपास की लड़कियों से फ्लर्ट करने का भी मन नहीं कर रहा था। वह सावधानी से अपने भाई के पास गया और बोला, भाई क्या तुम्हें लगता है कि हमें कोई बहाना ढूंढकर भाभी को बताना चाहिए कि अब वह न आए? लू टिंगजियाओ की लंबी उंगलियां कुर्सी की भुजा पर लयबद्ध तरीके से थपथपा रही थीं। इससे पहले कि वह अंत में कहता, उसे पहले ही रास्ते में होना चाहिए। मैं उसे बाद में संदेश भेजकर कह दूंगा कि वह मेरे घर आ जाए। वह कोई जोखिम नहीं उठा सकता था। फिर वह खड़ा हो गया और ऐसा लग रहा था जैसे वह जाने के लिए तैयार हो। जून कीर को समझ नहीं आ रहा था कि लू टिंगजियाओ और लू जिंगली ने आपस में क्या फुसफुसाया होगा, लेकिन जैसे ही उनकी बात खत्म हुई ऐसा लग रहा था जैसे वो जाने ही वाला है। हालांकि वो बेपरवाह दिख रही थी, लेकिन अपनी निराशा और शर्मिंदगी को छिपा नहीं पा रही थी और आंखों से गिड़गिड़ा रही थी। मिस्टर लू, इतनी जल्दी जा रहे हो? क्या आप थोड़ी देर और रुकना नहीं चाहते? क्या कोई आपात स्थिति है? जब उसने ये कहा तो उनके आसपास खड़े सभी लोगों के कान खड़े हो गए। क्या लू टिंगजियाओ इतनी जल्दी जा रहा है? वह 5 मिनट से ज्यादा रुका भी नहीं था, है ना? लू जिंगली के लिए यह बात बेहद शर्मनाक थी कि उसका अपना भाई इतनी कम देर रुकने के बाद चला जाएगा। हालांकि आज रात की योजना ठीक से न बना पाना असल में उसकी ही गलती थी। धिक्कार है। भाई जियाओ इतनी जल्दी क्यों जाना चाहता है? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जून कीर ने उसे परेशान कर दिया है। शायद सीईओ लू को अपना शांत समय सबसे ज्यादा पसंद है। हम सब सीईओ लू की तारीफ करते हैं, लेकिन हमने उन्हें परेशान करने की हिम्मत नहीं की। फिर भी वो बेशर्मी से उन्हें परेशान करने चली आईं। अब हमें रात भर उसे घूरने का भी मौका नहीं मिलेगा। कितना कष्टप्रद है, सिर्फ इसलिए कि उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि अच्छी है। वह सोचती है कि अब वह अपनी इच्छानुसार कार्य कर सकती है। अपने आसपास हो रही निराशाजनक चर्चा सुनकर जून कीर के लिए उसकी झुंझलाहट को नजरअंदाज करना मुश्किल हो रहा था। ये कमबख्त औरतें क्या बकवास कर रही थीं? लू टिंगजियाओ इसलिए नहीं जा रहा था क्योंकि उसे वो परेशान करने वाली लग रही थी। पिछली बार जब वह उससे मिली थी तब वह प्यार में थी और सामने वाले आदमी को बहुत पहले ही पसंद कर चुकी थी। आखिरकार आज उसकी उससे दोबारा मुलाकात हुई, इसलिए वह इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। आखिरकार वह जून परिवार की राजकुमारी थी। अगर वह लू परिवार के साथ खड़ी भी होती तो हर कोई यही कहता कि वे एक अच्छे जोड़े हैं, चाहे वह कोई भी हो। उसने ये कहने की हिम्मत की कि पूरे साम्राज्य में लू टिंगजियाओ के लिए उससे बेहतर कोई नहीं हो सकता और लू टिंगजियाओ के अलावा उसे किसी और में कोई दिलचस्पी नहीं थी। चूंकि वह छोटी थी,
अगर उसे कोई चीज चाहिए होती तो उसे जरूर मिलती। इस बार भी कुछ अलग नहीं होगा। दरअसल उन दोनों के बीच जरूर कुछ न कुछ भाग्यशाली संयोग जरूर थे। वह उस रात विदेश से लौटी ही थी कि उसे एक दोस्त से पता चला कि लू जिंगली भी लौट आई है और एक पार्टी कर रही है। और सबसे बड़ी बात ये थी कि लू टिंगजियाओ भी आ रही है। जब वह पहुंची तो उसने उसे देखा। इतना ही नहीं, लू टिंगजियाओ, जो हमेशा से सिर्फ चटक रंग ही पहनती थी, ने परंपरा तोड़कर लाल रंग का टक्सीडो पहन लिया था। दरअसल आज रात उसकी ड्रेस का रंग भी बिल्कुल वैसा ही था। ये दोनों तो एक दूसरे के लिए बने ही थे। वह इतनी भावुक हो गई कि उसे देखते ही उसका दिल पिघलने को हो गया। वह पहली बार की तुलना में और भी अधिक आकर्षक था। ये आदमी, उसे जरूर 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 उस पर हाथ डालना चाहिए। जब उसने अपने अंतिम लक्ष्य के बारे में सोचा तो झूंगकीर ने तुरंत अपना आत्मविश्वास वापस पा लिया और 12 इंच की ऊंची एड़ी के जूते पहनकर लू टिंगजियाओ का पीछा किया। श्री लू, कृपया मेरे लिए प्रतीक्षा करें। उस रात झूंगकीर ने जो ऊंची हील्स पहनी थी और पूल के किनारे की गीली टाइलें, इन सब की वजह से अगले ही पल वह फिसल गई और अपना संतुलन खो बैठी। उसे पहले से ही महसूस हो रहा था कि वह शर्मनाक तरीके से पूल में गिर रही है। झूंगकीर का चेहरा एक भयभीत और निराशाजनक अभिव्यक्ति में बदल गया, क्योंकि वह पहले से ही देख सकती थी कि हर कोई उसे गिरते हुए देखने और उस पर हंसने का इंतजार कर रहा था। नहीं, कृपया नहीं। जैसे ही झूंगकीर ने अपनी आंखें बंद की, उसका दिल अपमान से डूब रहा था। एक काली परछाई बिजली की गति से अचानक ऊपर आई। दुबली पतली होने के बावजूद एक हल्के हाथ ने उसकी कमर पकड़ी और उसे जल्द ही एक गर्म, सुरक्षित आलिंगन में खींच लिया गया। उस व्यक्ति ने उसे नाटकीय ढंग से घुमाया और पानी में गिरने से पहले ही उसे बचा लिया। कुछ मीटर दूर लू जिंगली अपने सामने का दृश्य देखकर दंग रह गया, मानो किसी उपन्यास के नायक को अभिनय करते देख रहा हो। वह युवक जिसने अभी अभी देवदूत की तरह प्रवेश किया था और झूंगकीर को आसानी से बचा लिया था, उसके हाथ का प्याला जमीन पर गिर गया और वह हकलाते हुए बोला, भाभी। अध्याय 532, व्यवहारिक रूप से एक दुष्ट इंक्यूबस। अध्याय 532, व्यवहारिक रूप से एक दुष्ट इंक्यूबस। जिस आदमी ने झूंगकीर को कमर से पकड़कर उसे बचाया था, उसने काली जैकेट पहनी हुई थी। उसके बाल थोड़े बिखरे हुए थे और उसका आकर्षक चेहरा था जो मर्दों और औरतों दोनों को लुभा सकता था। सबसे ज्यादा सम्मोहित करने वाला हिस्सा उसकी साफ आंखें थीं, जो एक तरह की आलसी बेकाबू चाल से थोड़ी झुकी हुई थीं। फिर भी वह बेपरवाह लग रहा था, मानो उसके दिल में कुछ भी उतर ही न पाए। हालांकि भले ही वह क्रूर था, वह एक आकर्षक व्यक्ति था, लेकिन यह आदमी वास्तव में एक दुष्ट इंक्यूबस था जो मनुष्यों को आकर्षित करने के लिए यहाँ था। झूंगकीर को लगा कि अब की बार तो उसका काम तमाम हो गया। अपने अहंकार के कारण ये कल्पना करना मुश्किल था कि अगर आज वह सचमुच पूल में गिर जाती तो क्या होता। शुक्र है वह शर्मिंदगी से बच गई। कमर पर मजबूत पकड़ ने उसे एक ताज़ा शांति का एहसास दिया। जब उसने अनजाने में ऊपर देखा तो उसे दो आकर्षक आंखें मिलीं। क्या आप ठीक हो? यह आदमी भी उन दूसरे लोगों की तरह था जो बिना कुछ हुए भी उसका फायदा उठाने की कोशिश करते। जब वह आखिरकार संभल गई तो उसने एक पल भी देर न की और अपना हाथ उससे हटा लिया और उससे सुरक्षित दूरी बनाए रखी। दरअसल उसने बहुत सोच समझकर उसे तालाब के किनारे से दूर कर दिया और खुद तालाब के किनारे खड़ा हो गया। अपने सामने खड़े व्यक्ति को देखकर झूंगकीर ने महसूस किया कि उसका दिल तेजी से धड़क रहा है और वह उसे धन्यवाद देने की कोशिश कर रही थी। शुक्रिया, शुक्रिया। उस आदमी के मुंह पर मुस्कान आ गई और उसके पेट में अज्ञात भावनाओं की लहरें उठ गईं जब उसने जवाब दिया, मेरा सम्मान। झूंगकीर की एड़ी का बकल पहले मुरझाने के कारण खुल गया था, इसलिए जैसे ही उस आदमी ने उसे जवाब दिया, वह सहज ही झुककर उसकी एड़ी को ठीक से बकल करने में उसकी मदद करने लगा। फिर उसने लड़की की ओर हाथ बढ़ाया। झूंगकीर की उंगलियां थोड़ी कांप उठीं और वह थोड़ी झिझकी, फिर धीरे से अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया। जैसे ही उसने उसकी उंगलियां छुईं, उसके गाल उसकी इच्छा के विरुद्ध तुरंत लाल हो गए। उसे सहारा देने वाली हथेली के अलावा वह आदमी उसके शरीर के किसी अन्य हिस्से के संपर्क में नहीं था, क्योंकि वह धीरे धीरे उसके साथ चल रहा था, उसे कुर्सी पर बैठने के लिए सहारा दे रहा था। शुरुआत में किनारे पर खड़े सभी लोग इंपीरियल की नंबर 1 सोशलाइट झूंगकीर का इंतजार कर रहे थे कि कहीं वो किसी आदमी का पीछा करते हुए पानी में गिरकर खुद को बेवकूफ न बना ले। किसे पता था कि उसी पल कोई अचानक प्रकट हो जाएगा। दरअसल वो आदमी इतना तेज था कि किसी को पता ही नहीं चला कि वो कब प्रकट हुआ। वे सभी लड़कियां जो उस आदमी के बारे में शिकायत कर रही थीं, जिसने सब कुछ बर्बाद कर दिया था, इस समय उत्तेजित होकर लाल हो गई थीं, यहाँ तक कि उनके शब्द भी इधर उधर फैल गए थे। अरे वाह, वह तो बहुत सुंदर है। यह आदमी कौन है? क्या ये हमारे ही लोगों में से कोई है? मैंने इसे कभी देखा ही नहीं। एक सोशलाइट ने शर्माते हुए इधर उधर पूछना शुरू किया। मुझे भी नहीं पता कि वह कौन है, लेकिन उसके कौशल बहुत प्रभावशाली हैं। पहले की वह चाल बहुत तेज और सहज थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी हम टेलीविजन पर देखते हैं। हम पहले ही दूसरे मास्टर और सीईओ लू को देख चुके हैं, इसलिए मुझे लगा कि मैं पहले से ही सुंदर पुरुषों से अछूती हूँ। लेकिन क्या हो रहा है? मेरा दिल इतनी तेजी से क्यों धड़क रहा है? मैं भी। मुझे लगता है कि यह पहली नज़र का प्यार है। हम क्या कर सकते हैं? वह व्यक्ति कौन है? द्वितीय मास्टर ने कब किसी से ऐसी मित्रता की? निंगशी का भेष इतना अच्छा था कि उसे जानने वाले लोग भी यह नहीं पहचान सके कि वह वही है। बेशक कुछ अपवाद भी थे। जैसे ही वह सामने आए, लू टिंगजियाओ उसे तुरंत पहचान गया। लू जिंगली तो बिल्कुल बेखबर था।
जब उसने निंगक्षी के पीछे नन्ही सी बच्ची लिटिल ट्रेजर को देखा तभी उसे उसकी याद आई। लू जिंगली का दिमाग धुंध में था क्योंकि वह हालात को अपने सामने बेकाबू होते देख रहा था। जूनकीर का निंगक्षी को देखने का अंदाज लगातार अजीब होता जा रहा था और निंगक्षी पर फिदा लड़कियों का झुंड बढ़ता जा रहा था। कुछ तो उससे उसकी पहचान पूछने के लिए परेशान भी हो रही थी। कमाल है मेरे भाई, ये तो भाभी है। अध्याय 533। अगर मैं औरत होती तो मैं भी विरोध नहीं कर पाती। अध्याय 533। अगर मैं औरत होती तो मैं भी विरोध नहीं कर पाती। जब उसने जूनकीर को कुर्सी पर बिठाया तो निंगक्षी तुरंत वहां से नहीं गई, बल्कि उसने वेटर से एक जोड़ी फ्लैट जूते और मोच ठीक करने वाला तेल मंगवाया। वह तभी जाने के लिए उठी जब उसने जूनकीर को विस्तार से इसका उपयोग करना सिखाया। निंगक्षी घटिया मर्दों के लिए हमेशा बेरहम रहती थी, लेकिन प्यारी और कमजोर लड़कियों के लिए वह अविश्वसनीय रूप से कोमल होती थी। उसके लिए लड़कियां प्यार और देखभाल के लिए पैदा होती हैं। एक निश्चित दृष्टिकोण से जियांग मुये ने जो कहा था वह पूरी तरह से गलत नहीं था। निंगक्षी की छिपी विशेषताओं में से एक वास्तव में महिलाओं के प्रति कोमलता थी। जूनकीर ने सामने वाले की बात पर बस उदासीनता से सिर हिलाया, जबकि असल में उसने एक भी शब्द नहीं सुना था। उसने तभी प्रतिक्रिया दी जब उसने देखा कि उसका रक्षक जाने वाला है। उसने अनजाने में उसके कपड़े का किनारा खींचते हुए कहा, रुको। निंगक्षी ने अपने कदम रोक लिए और शक भरी नजरों से देखा। उसकी भौहें जिस तरह से उठी मानो उसके आसपास के दिलों में समा गई हूँ। जूनकीर ने कांपती आवाज में कहा, मैं अभी भी वास्तव में समझ नहीं पाया हूँ, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? निंगक्षी की भौहें स्पष्ट भाव से उठी रहीं। वह जूनकीर के दिल के आर पार देख सकती थी। जूनकीर के चेहरे पर तुरंत पछतावा छा गया। धिक्कार है, वो क्या कर रही थी? वो ऐसी बात कैसे मांग सकती थी? हालांकि वह खुद को नियंत्रित नहीं कर सकी। उसने अवचेतन रूप से ऐसा किया क्योंकि वह नहीं चाहता था कि वह उसे छोड़ दे। बिल्कुल, निंगक्षी किसी भी हालत में किसी लड़की को सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा नहीं कर सकती थी, इसलिए वह एक घुटने पर बैठ गई और लड़की के सुंदर टखने को हल्के से पकड़ते हुए चेतावनी दी, इससे थोड़ा दर्द हो सकता है। थोड़ी देर इसे सहन करो। अगर मैं जोर नहीं लगाऊंगा तो खून का थक्का नहीं उतरेगा। बाद में जब तुम इसे लगाने के लिए घर जाओ तो इन 2 एक्यूपंक्चर बिंदुओं को दबाना याद रखना। मेरे तरीके से इसे 5 बार दबाओ। 3 सेट तक करो जब तक तुम्हें गर्मी महसूस न होने लगे। याद है ना? अब मुझे याद आ गया। जूनकीर, जो हमेशा से घमंडी रही थी, ने आज्ञाकारी भाव से सिर हिलाया, यहाँ तक कि उसकी आवाज भी थोड़ी नर्म हो गई। चाहे वो लू जिंगली का खुशनुमा और आकर्षक व्यक्तित्व हो या फिर शांत लू टिंगजियाओ का, दोनों ही राजघरानों के पुराने जमाने की तरह सत्ता के लिए संघर्ष के चरम पर थे। फिर भी इस रहस्यमयी व्यक्ति का करिश्मा बिल्कुल अलग था। वह एक अंतहीन मैदान में एक अकेले भेड़िए की तरह था, सांसारिक बंधनों से मुक्त और बिल्कुल भी बंधन मुक्त। उसे वश में करने वाला कोई नहीं। शहर की भागदौड़ में रहते हुए भी वह सांसारिक बंधनों से बंधा नहीं था और हवा की तरह आजाद था। उसे कोई रोक नहीं सकता था। वह भले ही विनम्र हो, लेकिन आपके लिए कभी नहीं रुकेगा। यह एक ऐसा व्यक्ति था जिससे जूनकीर जैसी सोशलाइट न तो मिली थी और न ही उसका कोई अनुभव था। ये लाजिमी था कि वह तुरंत उस पर फिदा हो जाती। कुछ ही दूरी पर लू जिंगली एकदम दंग रह गई। कमाल है, साली तो लड़कियों को पटाने में माहिर है। एक बार उसने अपनी चाल चली तो मैं भी उसके आगे झुक गई। क्या औरतें औरतों को ज्यादा समझती हैं? वो तो कमाल की है। अगर मैं औरत होती तो मैं भी खुद को रोक नहीं पाती। अचानक एक कठोर नजर जो हड्डियों तक सिहरन पैदा कर देती उस पर पड़ी। लू जिंगली कांप उठा, फिर चुप होने से पहले उसने ध्यान से अपने भाई की ओर देखा। लू टिंगजियाओ जाने की तैयारी कर रहा था कि तभी उसने देखा कि क्या हुआ। उसकी आंखें ठंडी हो गईं और उसके खूबसूरत चेहरे पर एक ठंडापन छा गया। अगर उसके सिर के ऊपर कोई पट्टी थी जो उसके गुस्से को दर्शाती थी, तो वह लगातार बढ़ती जा रही थी। वह सावधानी बरत रहा था क्योंकि उसे डर था कि उसकी पत्नी गलतफहमी में पड़ जाएगी, लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वही नाराज और ईर्ष्यालु हो जाएगा। जिस व्यक्ति से उसकी जोड़ी बन रही थी वह अचानक प्यार में उसकी प्रतिद्वंदी बन गई थी। अध्याय 534। क्या आप मेरी पार्टी को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं? अध्याय 534। क्या आप मेरी पार्टी को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं? जब निंगकसी का सुंदरी को बचाने का वीरतापूर्ण दृश्य समाप्त हो गया तो उसने लू टिंगजियाओ और लू जिंगली की ओर चलने से पहले छोटे बन का हाथ पकड़ लिया। उसका आकर्षण और आभा इतनी शक्तिशाली थी कि तभी सभी ने निंगक्षी के बगल में रखे छोटे चावल के पकौड़े पर भी ध्यान दिया। क्योंकि वहां उपस्थित सभी लोग घनिष्ठ मित्र थे, इसलिए बहुत से लोगों ने तुरंत ही उस छोटे बन को पहचान लिया। वह छोटा लड़का सीओ लू का बेटा नहीं है, ये सीओ लू का बेटा है। मैं उससे एक बार एल्डर लू के जन्मदिन के भोज में मिला था। लू परिवार का छोटा मालिक इस आदमी के इतने करीब क्यों होगा? क्या यह आदमी लू परिवार का कोई रिश्तेदार हो सकता है? जरूरी नहीं कि वह कोई रिश्तेदार हो, लेकिन लू टिंगजियाओ और लू जिंगली के साथ उसका बहुत करीबी रिश्ता होना चाहिए। चूंकि उनके बीच घनिष्ठ संबंध है, तो हमने उसे पहले क्यों नहीं देखा? ये तो अजीब बात है। एक विद्रोही दिखने वाले सुंदर लड़के का एक छोटे से पकौड़े का हाथ पकड़े हुए अद्भुत दृश्य वहां उपस्थित लड़कियों के दिलों में सीधे तीर की तरह चुभ रहा था, जिससे फिर से चीखों की लहर दौड़ गई। निंगक्षी के भेष बदलने के बाद उसकी हरकतें भी स्वाभाविक रूप से एक पुरुष जैसी लग रही थीं। उसने स्वाभाविक रूप से लू टिंगजियाओ को कंधों से पकड़कर अभिवादन किया, फिर छोटे बन को उसकी बाहों में भरते हुए पूछा, तुम इतनी जल्दी आ गए? लू टिंगजियाओ उदास लग रहा था और उसके पतले होंठ खुलने को थे, मानो वह कुछ कहना चाहता हो।
हालांकि आखिरकार उसने कुछ नहीं कहा और बस दुखी दिख रहा था। अंत में लू जिंगली खुद को रोक नहीं सकी और पूछने लगी, जियो शीशी, तुम इस तरह के कपड़े पहनकर क्या करने की कोशिश कर रही हो? निंगशी ने सबसे पहले उस छोटे बन के लिए फलों का जूस और मिठाइयां मंगवाईं। बन का ध्यान रखते ही लू जिंगली का सवाल सुनकर वह मुस्कुराने लगी। उसकी साफ आंखें उसे चिढ़ाती हुई देख रही थीं। फिर उसने सहज भाव से कहा, जाहिर है मैं लड़कियों पर डोरे डालने की कोशिश कर रही हूँ। लू जिंगली उलझन में पड़ गई और बोली, प्लीज क्या तुम मेरी पार्टी में खलल डालने की कोशिश कर रही हो? हम सिंगल लोगों को मौज मस्ती करने दो, लड़कियों की आपूर्ति पहले से ही कम है। तुम एक लड़की हो और तुम हमसे लड़कियां चुराने आए हो। तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? लू जिंगली ने उसे धोखा देने का इरादा किया था, लेकिन वह मूर्ख बन गया, जिससे उसे बहुत दुख हुआ। जब छोटा बन अपने खाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था तो निंगशी ने धीमी आवाज में कहा, हे द्वितीय मास्टर, मैं आपको याद दिला दूं, आपने भी लड़कियों से कई पुरुषों को चुराया है। लू जिंगली का गला रुंध गया, फिर धीरे से बुदबुदाया, ठीक है, जाहिर है मेरा अच्छा रूप पुरुषों और महिलाओं दोनों को आकर्षित करता है। हालांकि कई प्रशंसक थे, लेकिन अब चाहे वे लड़कियां हों या लड़के, वे सभी आपने चुरा लिए हैं। जिन लोगों ने पहले निंगशी के बारे में पूछा था उनमें कुछ खूबसूरत लड़कियां और एक समलैंगिक भी था, जो शर्माते हुए निंगशी का नाम और उसकी जगह के बारे में पूछने आया था। वह शादी के लिए खुद को पेश करने वाला था और उसके इशारों से पता चल रहा था कि अगर यह मुमकिन नहीं हुआ तो वह एक रात के लिए भी तैयार था। जहां तक लू टिंगजियाओ की बात है, झूमकीर के अलावा किसी और लड़की की हिम्मत नहीं थी कि वह खुलकर उस पर डोरे डाले। लेकिन निंगशी अलग थी। जैसे ही निंगशी लू जिंगली के साथ बातचीत करने बैठी, दो लड़कियों ने लू टिंगजियाओ के साथ बातचीत शुरू करने की पहल की। वास्तव में वे दोनों बहुत खूबसूरत महिलाएं थीं, जो वहां मौजूद सभी कुंवारों की पसंदीदा जुड़वा बहनें थीं। वे बिल्कुल एक दूसरे की प्रतिरूप थीं। उन्होंने एक जैसी ही शरीर से चिपकी हुई पोशाक पहनी हुई थी, एक ने सफेद और दूसरी ने काले रंग की। अध्याय 535 खिलवाड़ करने की कोशिश। अध्याय 535 खिलवाड़ करने की कोशिश। काले कपड़ों वाली लड़की ने रेड वाइन का गिलास पकड़ा और निंगशी को प्यार भरी नजरों से देखा। फिर लू जिंगली के सामने उसने शान से कहा, भाई जिंगली, क्या तुम अपनी नई दोस्त से हमारा परिचय नहीं करवाना चाहते? जब उसने उन दोनों को निंगशी को मोहक नजरों से देखते देखा तो लू जिंगली का मुंह ऐंठ गया। परिचय दो, मेरे गधे। वो इस इंसान का परिचय कैसे कराएगा? अपनी साली के रूप में वह मानसिक रूप से थका हुआ महसूस कर रहा था। लू जिंगली ने अपने चेहरे के भाव छिपाने के लिए अपना माथा पकड़ लिया और बुदबुदाया, तुम दोनों खुद ही उससे पूछ लो। दोनों लड़कियों ने एक दूसरे को देखा, फिर सीधे निंगशी के पास चली गईं। सफेद कपड़ों वाली लड़कियां मीठी मुस्कान के साथ बोलीं, हाय, मैं कियाओ यान हूँ। काले कपड़े वाली लड़की ने अपना गिलास उठाया और कहा, मैं कियाओ रैन हूँ। क्या हम एक दूसरे को जान लें? लू जिंगली ने दांत पीसते हुए निंगशी के कान में फुसफुसाया, जियो शीक्षी, तुम बहुत लोकप्रिय हो। बड़ी कियाओ और छोटी कियाओ के ऊंचे मानक हैं। ये पहली बार है जब वे किसी लड़के के साथ फ्लर्ट करने की पहल कर रही हैं। निंगशी ने लू जिंगली को देखा, फिर दोनों लड़कियों की ओर मुड़ी और हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, आपसे मिलकर अच्छा लगा। छोटी बहन कियाओ रान तुरंत निंगशी के पास सोफे पर बैठ गई और बहुत करीब आकर लगभग उससे चिपक गई। सुंदर, तुम्हारा उपनाम क्या है? निंगशी ने छोटे बच्चे को केक के छोटे छोटे टुकड़े करने में मदद करते हुए कहा, मेरा उपनाम तांग है। हालांकि निंगशी बेपरवाह लग रही थी, लेकिन कियाओ रान, जो सिर्फ शिकार के लिए यहाँ आई थी, उसे बच्चे की देखभाल करते देख अचानक उसका दिल जोर से धड़कने लगा। थोड़ी देर बाद ही उसका दिवा स्वप्न टूटा और वह फिर से मीठी मुस्कान के साथ बोली, भाई तांग। क्या बात है भाई तांग, तुम लड़ाई में सचमुच कुशल लगते हो। बड़ी बहन कियाओ यान ने स्पष्ट रुचि के साथ पूछा। निंगशी मुस्कुराई और छोटे बन के मुलायम बालों को बिखेरते हुए उसके माथे पर झुक गई और कियाओ यान को जवाब दिया, वास्तव में नहीं, बस कुछ फ्रीस्टाइल मार्शल आर्ट। बातचीत करते हुए नन्ही कियाओ तुरंत निंगशी से लिपट गई और बोली, भाई तांग, आप बहुत विनम्र हैं। हम बहनों को छोटी उम्र से ही ऐसी चीजों में रुचि रही है। दुख की बात है कि हमारा परिवार हमें ये सीखने नहीं देता। भाई तांग, क्या आप हमें सिखाएंगे? निंगशी ने लड़की के असहज रूप से करीब शरीर को देखा और बिना किसी भाव भंगिमा के कहा, ऐसी चीज तुम लड़कियों के लिए उपयुक्त नहीं है। लू जिंगली ने किनारे से खांसते हुए कहा, तुम लड़कियों के लिए सही नहीं है? साले, लड़की तो नहीं होना। वो अब अपनी एक्टिंग में बहुत डूब चुकी थी। अस्वीकार किए जाने के बाद छोटे कियाओ ने तुरंत दुखी होकर पूछा, भाई तांग, क्या आप ये केवल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप हमसे नफरत करते हैं? मुझे तुम दोनों को चोट पहुंचाने का डर है। हालांकि मैं तुम्हें आत्मरक्षा के कुछ आसान तरीके सिखा सकता हूँ। ठीक है भाई टैंग, आप सचमुच बहुत दयालु हैं। तभी कुछ और लड़कियों ने भी भीड़ में शामिल होने का मौका देखा। क्या हम भी आपके साथ शामिल हो सकती हैं? हम भी सीखना चाहती हैं। निंगशी के पास आए लड़कियों के समूह ने लू जिंगली को एक तरफ धकेल दिया, जब तक कि उसके पास बैठने की जगह नहीं बची और वह बस उस जगह तक जा सका जहां लड़कियां पैर रखने की हिम्मत नहीं कर पा रही थीं, जो उसके भाई के बगल वाली जगह थी। उसने उससे कड़वाहट से कहा, भाई, क्या मुझे अब भी भाभी को जाने के लिए कहना पड़ेगा? ऐसा कहने के तुरंत बाद लू जिंगली को पछतावा हुआ। छोड़ो मेरी गांड। निंगशी तो यहाँ बिल्कुल फिट बैठ रही थी। वे बेकार में चिंता कर रहे थे। अब जिस व्यक्ति के बारे में उसे चिंतित होना चाहिए वह उसका भाई था। ये स्पष्ट रूप से स्पष्ट था कि लू टिंगजियाओ का क्रोध बार चार्ट लगातार बढ़ रहा था। एक कहावत थी कि यदि कोई व्यक्ति मौन रहकर विस्फोट नहीं करता
तो वह मौन रहकर ही नष्ट हो जाता है। लू जिंगली को एक बुरा पूर्वाभास हुआ क्योंकि उसकी पलकें लगातार फड़कने लगीं। उसे लग रहा था कि आज रात कुछ बहुत ही भयानक घटित हो सकता है। यह ऐसे नहीं चल सकता था, उसे कुछ सोचना था। अध्याय 536 कुंवारों का गुस्सा। अध्याय 536 कुंवारों का गुस्सा। लू जिंगली ने बेचैनी से अपने कानों के पीछे खुजलाया। फिर अचानक उसकी आंखें चमक उठीं और उसने छोटी बन को पकड़ लिया। उसने उसके छोटे कंधों को थामते हुए गंभीर स्वर में कहा, छोटे खजाने, तुम सिर्फ खाने के बारे में कैसे सोच सकते हो? जल्दी से अपनी आकाशगंगा से लड़ने की कला को जगाओ। तुम्हारी आंटी शियाओ शी को ले जाया जाएगा। छोटे से बनने के हाथ में फलों के रस का एक कप था और उसके मुंह के एक तरफ बटर क्रीम लगी हुई थी। उसने बिना किसी जल्दबाजी के मासूमियत से पलकें झपकाईं। वे सभी लड़कियां थीं, उन्हें उनसे लड़ने की क्या जरूरत थी? छोटे बन ने नीचे देखा और अपने लेखन बोर्ड पर लिखना शुरू कर दिया। लड़कियां, लड़कियों, ये सब लड़कियां हैं, ये सही है, लेकिन सिर्फ मर्दों से ही सावधान नहीं रहना है। लड़कियां तो और भी डरावनी होती हैं। ठीक है। लू जिंगली पूरी तरह से असमंजस में थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो छोटी बच्ची को इस संकट के बारे में कैसे समझाए। अरे, लिटिल ट्रेजर भी अविश्वसनीय था। ये बात की स्थिति इतनी बिगड़ चुकी थी, कुछ लोगों को इस हद तक परेशान कर रही थी कि वे अपने सामने घटित हो रहे दृश्य को और नहीं देख पा रहे थे। कुछ लोगों में वहां मौजूद कुंवारे लड़के भी शामिल थे। मंडली में सभी जानते थे कि लू जिंगली की पार्टी में सबसे खूबसूरत लड़कियां होंगी, और वो भी बेहतरीन क्वालिटी की। इसीलिए जैसे ही उन्हें नई लड़कियां मिलीं, सभी कुंवारे लड़के तुरंत वहां पहुंच गए। लू जिंगली में से एक ही सारी सुर्खियां चुराने के लिए पर्याप्त था, और अब लू टिंगजियाओ की उपस्थिति के कारण उनके लिए कोई जगह नहीं थी। इसके अलावा जब लू टिंगजियाओ पहले ही जाने वाला था, तो न केवल वह जाने में असफल रहा, बल्कि एक भारी परमाणु बम भी पार्टी तक पहुंच गया था। और अब कहीं से भी प्रकट हुए इस बदमाश ने उनकी देवी झूमकीर को बचा लिया था, यहाँ तक कि औरतों का सारा ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। वे उससे नफरत कैसे न करती, उनके अंदर ईर्ष्या और जलन उबल रही थी, तथा वे घृणा से भरकर कैसानोवा को नष्ट करना चाहते थे। एक भूरे बालों वाला आदमी पास आया और निंग शी को एक सिगरेट दी, जबकि उसने एक अप्रिय भाव से आंखें सिकोड़ते हुए कहा, भाई, हमने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। धन्यवाद, मैं धूम्रपान छोड़ रही हूँ। निंग शी ने सिगरेट नहीं ली और लिटिल ट्रेजर की जेब से लॉलीपॉप निकालकर उसे चूसने लगी। निंग शी धूम्रपान तो छोड़ ही रहा था, लेकिन ऐसा करना साफ तौर पर अहंकार और बेरुखी के तौर पर देखा गया। उस आदमी ने खुद को काबू में करते हुए अपने चेहरे पर गुस्सा दिखाया और उसकी आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। उसने कहा, भाई, क्या हम खेलें? निंग शी को साफ पता था कि वहां मौजूद कुंवारे लड़के क्या सोच रहे हैं। वो लड़कियों के साथ तो नरमी बरतती थी, लेकिन मर्दों के साथ नहीं। चूंकि ये लोग खुद को यातना के लिए समर्पित कर रहे थे, इसलिए जाहिर है कि वो उनके साथ नरमी नहीं बरतेगी। इसलिए उसने तुरंत जवाब दिया, ठीक है। फिर उसने छोटे बन के सिर को सहलाया और धीरे से कहा, छोटे खजाने, अपने पिता के साथ वहां जाकर थोड़ी देर प्रतीक्षा करो। मैं शीघ्र ही तुम्हें ढूंढने जाऊंगी। लिटिल ट्रेजर ने सिर हिलाया और आज्ञाकारी होकर अपने पिता की तलाश में चला गया। ज्यादा दूर नहीं, लू टिंगजियाओ ने अपने बेटे को अपने ऊपर से बेढंगे कदमों से दौड़ते हुए देखा और उसे लगा जैसे उसकी पत्नी उन बेफिक्र औरतों में से एक है जो बाहर अपनी मर्जी से काम करती है, जबकि वह बच्चे की देखभाल के लिए घर पर ही रहता है। कमरे के दूसरे छोर पर पुरुषों ने खेल खेलना शुरू कर दिया। हारने वाले के पीने के लिए मेज पर शराब के बम रखे हुए थे। ये सभी कुंवारे लोग इस खेल से परिचित थे और उन सभी की एक ही बदला लेने की मंशा थी कि निंग शी को मूर्ख बनाया जाए। वे उसे नशे में धुत करना चाहते थे। शुरुआत में लू टिंगजियाओ को थोड़ी चिंता थी कि निंग शी का फायदा उठाया जाएगा। हालांकि उसे जल्द ही एहसास हो गया कि उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। चाहे ताश हो या पासा, निंग शी एक भी बाजी नहीं हारी, बल्कि वे आदमी बुरी तरह हार रहे थे जिन्होंने जानबूझकर उसे परेशान किया था। वे मेज पर पसरकर तब तक पीते रहे जब तक उन्हें उल्टी न आ जाए। दूसरी ओर निंग शी, जिसने शराब का एक भी घूंट नहीं पिया था, सोफे के बीच में आराम से बैठी थी और सफलतापूर्वक वहां मौजूद सभी लड़कियों का दिल जीत रही थी। उसने शायद कुछ लोगों को मौके पर ही समलैंगिक भी बना दिया होगा। अध्याय 537 सच या हिम्मत। अध्याय 537 सच या हिम्मत। तुम्हारे साथ खेलने में कोई मजा नहीं है। तुम लोग बेकार हो और हारते ही रहते हो। क्यों न हम सच या हिम्मत वाला खेल खेलें? छोटी कियाओ ने सुझाव दिया। उसके चेहरे पर उत्साह साफ झलक रहा था। यद्यपि यह उससे मिलने का एक संक्षिप्त क्षण था, फिर भी इस व्यक्ति में उसकी रुचि तीव्र स्तर तक बढ़ गई थी। सबसे जरूरी बात, उसे एहसास हुआ कि ज़ूंगकीर भी उसमें दिलचस्पी रखता था, लेकिन अपनी सामाजिक स्थिति और लू टिंगजियाओ के साथ अपने संबंधों के कारण वह कोई भी कदम उठाने की स्थिति में नहीं थी। वह बस कमरे के एक कोने से उन्हें देखती रही। छोटी कियाओ को हमेशा ज़ूंगकीर को परेशान करने में मजा आता था, इसलिए उसने अपनी बहन को संकेत दिया क्योंकि वे कार्रवाई करने के लिए तैयार थे। सच या हिम्मत किसी पार्टी में लोगों के बीच चिंगारी पैदा करने का सबसे अच्छा तरीका था, और बिग कियाओ इस खेल में माहिर थी। असल में वह किसी को भी अपना निशाना बना सकती थी, बशर्ते वह उसे अपना निशाना बनाना चाहे। बेशक यह इस शर्त पर था कि निंग शी ने अपनी उम्मीदों के अनुरूप कुछ भी नहीं किया। छोटे कियाओ ने निंग शी की बाह पकड़ ली और शर्माते हुए कहा, भाई तांग, ये तुम्हारा लड़कों के साथ खेलने का तरीका था, लेकिन जब तुम हमारे साथ खेल रहे हो तो तुम हमें धमका नहीं सकते। निंग शी लड़कियों के साथ कभी कोई मजाक नहीं करेगी, सब किस्मत पर निर्भर करेगा। इसलिए उसने उन्हें आश्वस्त किया, बिल्कुल नहीं।
छोटी कियाओ संतुष्ट थी और उसने खेल शुरू करने से पहले बड़ी कियाओ को एक और संकेत दिया। बदकिस्मती से आज रात किस्मत निंगक्षी के साथ नहीं थी और कुछ राउंड तक तो किस्मत उसी पर भारी पड़ी। हालांकि उसे पता था कि जुड़वां बच्चों ने जानबूझकर ताश के पत्तों के साथ कुछ किया है, फिर भी उसने जरा भी परवाह नहीं की और खेलती रही। पहले दौर में भाई तांग, सच या हिम्मत? छोटी कियाओ ने मीठी मुस्कान के साथ पूछा। निंगक्षी ने कुछ देर सोचा और फिर जवाब दिया, सच। आमतौर पर पहला सवाल हालात की पड़ताल करने के लिए होता है और विवादास्पद नहीं होना चाहिए। जैसी कि उम्मीद थी, छोटे कियाओ ने एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा, लेकिन यह आसान था। भाई तांग, क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? जाहिर है उनमें से कई लोग भी जानना चाहते थे और यहाँ तक कि छोटा कियाओ भी घबराया हुआ था। नहीं, निंगक्षी ने उन्हें सीधे उत्तर दिया। सच में? भाई तांग, मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत करो। निंगक्षी मुस्कुराई। बिल्कुल नहीं, ये सच है। हालांकि उसने यह बात बहुत सहजता से कही। उसकी आंखें चमक रही थीं और लोगों को लग रहा था कि वह सच कह रही है। निंगक्षी का जवाब सुनने के बाद कई लड़कियां उत्साहित हो गईं और अब खेल में उनकी रुचि बढ़ गई। हालांकि वे जानती थीं कि जुड़वां लड़कियां इसमें हेराफेरी कर रही थीं। दूसरी बार निंगक्षी एक बार फिर से वही थी। छोटी कियाओ ने अपना सिर झुकाया और आग्रह किया, भाई तांग, इस बार क्या होगा? सच या हिम्मत? सत्य। प्रश्न पहले प्रश्न से अधिक रोमांचक हो सकते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें हल किया जा सकता है। छोटी कियाओ ने ऐसा अभिनय किया जैसे वह सचमुच बहुत सोच रही थी। फिर उसने धीरे से पूछा, भाई तांग, तुम्हारी पहले कितनी गर्लफ्रेंड रही हैं? निंगक्षी को आश्चर्य नहीं हुआ, लेकिन उसने अपनी भौहें उठाईं और ईमानदारी से जवाब दिया, मुझे याद नहीं आ रहा। वह सचमुच भूल गई थी कि उसने कितने लड़कों के साथ खिलवाड़ किया था। केवल जियांग मुए ही अब भी उसके संपर्क में था। निंगक्षी ने प्रश्न का उत्तर देते समय कोने की छाया में छिपे शैतान पर एक नजर डाली। कितना शरारती हो, भाई तांग। मुझे पता था, तुम्हारी पहले भी बहुत सारी गर्लफ्रेंड रही होंगी। छोटी कियाओ ने मुंह बनाया। उसके जैसे आकर्षक आदमी से तो यही उम्मीद थी। वह तो बस जिज्ञासावश पूछ रही थी। तीसरी बार जब निंगक्षी ने फिर से सच चुना, तो उसने फिर से सच नहीं चुना। हिम्मत करो। अध्याय 538। आधे दिन के लिए प्रेमिका। अध्याय 538। आधे दिन के लिए प्रेमिका। जब निंगक्षी ने तीसरी बार फिर से ऐसा किया, तो उसने फिर से सच नहीं चुना। हिम्मत करो। अगर वह सच ही चुनती रही, तो छोटी कियाओ उसे कभी भी कोई आसान सवाल पूछने से नहीं रोक पाएगी। कौन जाने इस बार वह क्या क्या सवाल पूछेगी। यदि शैतान यहाँ नहीं होता, तो वह किसी भी बात का उत्तर देने से गुरेज नहीं करती। लेकिन शैतान वहीं बैठा था, इसलिए उसने अति करने का साहस नहीं किया। हालांकि लू टिंगजियाओ एक अदृश्य दीवार के फूल की तरह कोने में बैठा था। निंगक्षी हर समय उसकी उपस्थिति को महसूस कर सकती थी और उसने महसूस किया कि उसकी निगाहें मिनट दर मिनट तेज होती जा रही थीं। जो व्यक्ति गोंग शांगजे से ईर्ष्या करता था, वह इन लड़कियों से ईर्ष्या नहीं करेगा, है ना? जब निंगक्षी ने चुनौती का विकल्प चुना तो छोटी कियाओ थोड़ी निराश हुई, क्योंकि उसने जो प्रश्न मानसिक रूप से तैयार कर रखे थे, उनका उपयोग नहीं किया जाएगा। लेकिन उसके पास एक विकल्प था। छोटी कियाओ ने हल्के से खांसा, फिर अपनी योजनाबद्ध चुनौती की घोषणा की, भाई तांग, काम आसान है। आज रात हम लड़कियों में से किसी एक को आधे दिन के लिए अपनी प्रेमिका चुन लो। उसके बाद जो क्षण भर की स्तब्ध चुप्पी छा गई, उससे छोटी कियाओ को शर्मिंदगी महसूस हुई। एक आदमी जरूर समझ जाएगा कि उसकी बात क्या थी। अगर उसने उसे चुना, भले ही यह सिर्फ नाम का खेल हो, तो वह उस काम को असली बना सकती है। आधा दिन अनंत काल में बदल सकता है। दरअसल पहले तो वो एक चुंबन मांगने वाली थी, लेकिन उसने अपना इरादा बदल दिया। एक चुंबन काफी नहीं था, वो और चाहती थी, बस उस आदमी से सब कुछ चाहती थी। छोटी कियाओ की बात सुनकर सब समझ गए और सभी लड़कियां ईर्ष्या से भर गईं। लेकिन वे चुप रहीं, क्योंकि उन्हें पता था कि वे जुड़वां बच्चियों के खिलाफ कुछ नहीं कर सकती। सभी पुरुष भी बेबस होकर इस नए लड़के को उनकी बच्चियों को छीनते हुए देख रहे थे। ओह मेरी देवी छोटी कियाओ, लानत है। चिंता मत करो, छोटे कियाओ के चले जाने के बाद भी बड़ा कियाओ अभी भी है। छोटे कियाओ के चुने जाने के बाद बड़ा कियाओ ज्यादा पीछे नहीं रहेगा। दोनों एक जैसा सोचते हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें एक ही तरह के लड़के पसंद आएंगे। इस लड़के ने छोटे कियाओ को बसा लिया, यानी बड़ा कियाओ भी उसके हाथ में आ जाएगा। इसे ही मैं स्वर्गीय आशीर्वाद कहता हूँ। धिक्कार है, ये लड़का कहाँ से आ गया? इसने हमारी सारी लड़कियां चुरा लीं। दूसरे मास्टर, आप क्या कर रहे हैं? आपने हमसे जो सिंगल्स पार्टी का वादा किया था, उसका क्या? आपने कहा था कि हम सिंगल्स के लिए बहुत सारी सुंदर लड़कियां होंगी। क्या आपका मतलब यही था? लू जिंगली इस बात से नाराज थे कि उन्हें अचानक निशाना बनाया गया, इसलिए उन्होंने बस जवाब दिया, आप सभी इस एक आदमी को भी नहीं हरा सकते। क्या आप इसके लिए मुझे दोषी ठहरा सकते हैं? वह इतना क्रूर नहीं था कि उनसे कहे कि वे एक लड़की से हार गए हैं। छोटी कियाओ धैर्यपूर्वक उस आदमी के जवाब का इंतजार कर रही थी। फिर उसने झूमकीर की ओर देखा। कोने में झूमकीर ने छोटे कियाओ के उकसावे के बाद आशंका से अपना निचला होंठ चबा लिया। वह उन्हें अब और नहीं देखना चाहती थी, लेकिन उसने जाने से इनकार कर दिया, खुद को यकीन दिलाते हुए कि उसका निशाना लू टिंगजियाओ था, न कि वह रहस्यमय आदमी। लू टिंगजियाओ का लाडला बेटा भी आज यहाँ था, इसलिए उसे शायद लू टिंगजियाओ और उसके बेटे के करीब जाने की कोशिश करनी चाहिए, जबकि सबका ध्यान निंगक्षी पर था। अध्याय 539 सार्वजनिक चुंबन। अध्याय 539
सार्वजनिक चुंबन। हालांकि जून कीर ने खुद को आगे बढ़ने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों और दिल ने सुनने से इनकार कर दिया। उसका ध्यान निंगक्षी और छोटी कियाओ की ओर लौटता रहा। ये बहुत ही परेशान करने वाला था। क्या वह आदमी सचमुच स्मॉल कियाओ को चुनेगा? ये कैसे हो सकता है? वह ही थी जो सबसे पहले इस आदमी के संपर्क में आई थी। जून कीर ये सब होते हुए नहीं देख सकती थी। उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था और वह बस वहां बैठकर मूर्ख की तरह इंतजार नहीं करना चाहती थी। अचानक सबकी नजरें निंगक्षी पर टिक गईं। निंगक्षी को उम्मीद नहीं थी कि छोटी कियाओ ऐसी बात पूछेगी। इससे स्थिति थोड़ी अजीब हो गई। इस तथ्य के अलावा कि शैतान पहले से ही ईर्ष्यालु हो सकता है, भले ही शैतान आसपास न हो, फिर भी उसकी तर्कसंगतता बरकरार थी। अगर यह छोटी कियाओ को एक हानिरहित चुंबन देने जैसा मजाक था तो निंगक्षी को इसमें कोई आपत्ति नहीं थी। हालांकि जब बात प्रेमिका बनने जैसी गंभीर बात की आती थी, भले ही वह एक नाटक ही क्यों न हो, वह ऐसा करने के लिए खुद को तैयार नहीं कर पाती थी। वह लड़कों के साथ खिलवाड़ तो कर सकती थी, लेकिन किसी लड़की का दिल नहीं तोड़ सकती थी। वह किसी लड़की को किसी नामुमकिन चीज की झूठी उम्मीद नहीं देना चाहती थी। पहले तो छोटी कियाओ बस मजे कर रही थी, लेकिन खेल के बीच में निंगक्षी ने लड़की की आंखों में गंभीरता देखी। निंगक्षी ने निर्णायक रूप से रुककर कहा, मुझे माफ करना, मैं सजा स्वीकार कर लूंगी और 3 शॉट पी लूंगी। निंगक्षी ने जवाब दिया। उसके जवाब से सभी आश्चर्यचकित हो गए। सबने सोचा था कि निंगक्षी और छोटी कियाओ आज रात एक साथ होंगे। किसी को उम्मीद नहीं थी कि निंगक्षी आखिरी पल में सजा भुगत लेगी, खासकर छोटी कियाओ, जिसके चेहरे पर अविश्वास साफ झलक रहा था। भाई टिंगवाई, निंगक्षी मुस्कुराई और शांत स्वर में बोली, आज रात बहुत सारी सुंदर लड़कियां हैं और मैं किसी एक को नहीं चुन सकी, इसलिए मैं नहीं चुनूंगी। वह जानती थी कि निंगक्षी उसे बाहर निकलने का रास्ता दिखाने की कोशिश कर रही है, लेकिन छोटी कियाओ जिद्दी थी। उसने अपनी बहन की बात अनसुनी कर दी और अपनी इज्जत को हवा में उड़ाते हुए कहा, भाई तांग, अपनी बात मनवाने की कोशिश मत करो, मैं वजह जानना चाहती हूँ। क्यों? अपने आसपास की भीड़ की परवाह न करते हुए लड़की की आंखों में आंसू थे और उसकी निराशा स्पष्ट थी। निंगक्षी, क्या सिरदर्द है? अब सब खत्म हो चुका था, चीजें हाथ से निकल रही थीं। मूलतः जो भी निंगक्षी को अच्छी तरह से जानता था, वह जानता था कि अगर कोई लड़की उसके सामने रोएगी तो वह घबरा जाएगी। निंगक्षी का दिल बैठ गया जब उसने देखा कि छोटी कियाओ रोने वाली है। छोटी कियाओ, रो मत। मैं वह सोच रही थी कि कम से कम नुकसान के साथ स्थिति को कैसे संभाला जाए। क्या वह पहले छोटी कियाओ की बात मान सकती थी ताकि लड़की शर्मिंदा न हो? खैर, आज रात गलती उसकी थी। लू जिंगली ने बेचैनी से अपना चेहरा पोंछा और सबसे बुरी स्थिति के लिए तैयार हो गया। वह निंगक्षी के व्यक्तित्व को अच्छी तरह समझता था। वह शायद दयनीय आंसुओं के बीच छोटी कियाओ के अनुरोध पर सहमत हो जाती। लू जिंगली सहित सभी का ध्यान निंगक्षी और छोटी कियाओ पर था। किसी ने ध्यान नहीं दिया कि शैतान अपनी सीट से उठ गया था। किसी ने भी लू टिंगजियाओ को खड़े होकर निंगक्षी की ओर धीरे धीरे चलते नहीं देखा, जब तक जैसे ही निंगक्षी उसकी बात मानने ही वाली थी, उसने अपनी कलाई पर एक कसी हुई पकड़ महसूस की और उसे एक बर्फीले ठंडे आलिंगन ने जकड़ लिया। अचानक एक तीखा चुंबन हुआ जो उसके होंठों पर आकर रुका। अध्याय 540। कोई गर्लफ्रेंड नहीं, लेकिन एक बॉयफ्रेंड है। अध्याय 540। कोई गर्लफ्रेंड नहीं, लेकिन एक बॉयफ्रेंड है। ठीक उसी समय केवल प्लेटों और बर्तनों की खनक सुनाई दे रही थी और सभी की सांसें गले में अटकी हुई थीं। लू जिंगली को झटका लगा और उसने जो शराब पी थी उसे उगल दिया। जून कीर के हाथ में जो मरहम था वह फर्श पर गिर गया और अब टुकड़ों में बिखर गया था। बड़ी कियाओ का मुंह आश्चर्य से ओ में खुल गया। छोटी कियाओ पूरी तरह से सदमे में थी। दूसरा व्यक्ति जो छोटी कियाओ से भी अधिक हैरान था, वह स्वयं निंगक्षी थी। क्या बिल्ली है? शैतान क्या कर रहा था? निंगक्षी की आंखें बाहर निकल पाती। इससे पहले ही लू टिंगजियाओ ने धीरे से अपने होंठ उसके होंठों से हटा लिए, लेकिन उसने अभी भी उसकी कमर पकड़ रखी थी, मानो उस पर अपना प्रभुत्व जता रहा हो। उसने अपनी तीखी नजरों से हक्की बक्की छोटी कियाओ को देखा, फिर गहरी आवाज में पूछा, क्या कोई और समस्या है? वह निंगक्षी से पूछ रही थी कि उसे क्यों नहीं चुना गया। अब वह किसी बॉबलहेड गुड़िया की तरह जोर जोर से अपना सिर इधर उधर हिला रही थी। भाई तांग ने उससे झूठ नहीं बोला था। सच में उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी, पर उसका एक बॉयफ्रेंड था और उसका बॉयफ्रेंड लू टिंगजियाओ था। हे भगवान! लू जिंगली ने अपने माथे पर हाथ रखा। उस लड़की के लिए दया महसूस कर रहा था जो ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिमाग भून रहा था। मूर्ख बच्चे, दुनिया में और भी बहुत से लोग हैं, फिर भी तुम बाघ का शिकार छीनने की कोशिश कर रहे थे। निंगक्षी ने लू टिंगजियाओ की पकड़ से छूटने की कोशिश की। उसने संघर्ष किया, लेकिन नाकाम रही। उसने लू टिंगजियाओ को चोट न पहुंचाने की बहुत कोशिश की। लू टिंगजियाओ, क्या तुम पागल हो? क्या तुम्हें पता है कि तुम क्या कर रहे हो? लू टिंगजियाओ को जरा भी अफसोस नहीं हुआ। उन्होंने तथ्यात्मक रूप से उत्तर दिया, मैं मुसीबत से निपट रहा हूँ। निंगक्षी अवाक रह गई और सचमुच चाहती थी कि वह फर्श में धंस जाए। भले ही वह उसे इस स्थिति से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन क्या उसे यह एहसास नहीं था कि वह एक पुरुष की पहचान ग्रहण कर रही थी? सार्वजनिक रूप से चुंबन लेना चौंकाने वाली बात थी, और इससे भी अधिक चौंकाने वाली बात ये थी कि ऐसा लग रहा था कि वे 2 पुरुष हैं। उसे कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि उसे कोई नहीं जानता था, लेकिन उसके मामले में बात अलग थी। क्या उसे लगता था कि पहले की अफवाहें ज्यादा बड़ा चढ़ाकर नहीं कही गई थीं? पिछली बार भी ये अफवाह ही थी, लेकिन अब उसने इसे सच बना दिया था।
यह आदमी अपनी भलाई के लिए बहुत ही मनमौजी है। निंग शी गुस्से में बोली, छोड़ दो। उसने न केवल उस पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली, बल्कि लड़की की क्रोधित आंखों में छिपी चिंता को देखकर वह उसके पास गया और उसे फिर से चूम लिया। निंग शी सदमे में थी क्योंकि उसने अपने होठों पर फिर से गर्माहट महसूस की। क्या हो रहा था? क्या शैतान किसी वायरस से संक्रमित था? शप! किसी बदकिस्मत आदमी को इतना धक्का लगा कि वह अपना संतुलन खो बैठा और गलती से पूल में गिर गया। एक बार फिर, दूसरी बार, वहां मौजूद लोग ये देखकर दंग रह गए कि उनके सामने क्या हो रहा था। क्या हो रहा था? आज रात उन्हें इतना बड़ा राज पता चल गया था। क्या अब भी वे जिंदा बच सकते थे? लेकिन हालांकि वे दोनों पुरुष थे, लेकिन ऐसा महसूस हुआ कि वे वास्तव में एक दूसरे के लिए एकदम उपयुक्त जोड़ी थे। एक जंगली और अपरिपक्व था, दूसरा मजबूत और प्रभावशाली था। उनके चुंबन से लोग शर्मा जाते थे और दिल की धड़कनें आसमान छूने लगती थीं। जागो, जागो। उनके मन में ऐसे डरावने विचार कैसे आ सकते हैं? अध्याय 541, भाई जियाओ से आदमी चुराना। अध्याय 541, भाई जियाओ से आदमी चुराना। उसकी थोड़ी उसकी कठोर उंगलियों से मजबूती से जकड़ी हुई थी, उसके होंठ सुन्न होने लगे थे। निंग शी भयभीत थी। अगर उसे पता होता कि ऐसा होगा, तो वह कभी फ्लर्ट नहीं करती। उस डरावने शैतान को उसकी भावनाओं की जरा भी परवाह नहीं की। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि शैतान वास्तव में एक लड़की से ईर्ष्या करेगा, और वह भी इतनी तीव्र ईर्ष्या से। लू टिंगजियाओ ने अपना मधुर समय लिया और उसके होंठों का स्वाद लिया जैसे कि वह देवताओं के अमृत का ध्यानपूर्वक आनंद ले रहा हो, लेकिन निश्चित रूप से वह निंग शी के फटने से ठीक पहले रुक गया। निंग कसी का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने अपने दांत बींच लिए थे और अपनी बाहें ऊपर उठा ली थीं। वह अपने सिर से विग नोच लेना चाहती थी। अंततः चीजें इस हद तक उलझ गईं कि वह लोगों को ये गलतफहमी नहीं होने दे सकती थी कि वह समलैंगिक है। क्या वह ऐसा कर सकती थी? लू टिंगजियाओ को ठीक से पता था कि वह क्या करना चाहती है, इसलिए उसने उसके हाथ पकड़ लिए और उसे रोक दिया। उसकी नजरें सामने वाली पर टिकी थीं, मानो इस दुनिया में सिर्फ वही है। उसने धीरे से उससे कहा, तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। क्या यही बेहतर नहीं है? अगली बार कोई और औरत मेरे पास नहीं आएगी। निंग शी हैरान थी। उसकी धड़कनें अब लगभग तेज हो गई थीं। धिक्कार है। शैतान तो हद ही कर रहा था। उसकी ये हरकत, वो तो उसे चूमना ही चाहती थी। मैं शौचालय जाऊंगी। अंत में निंग शी ने चुंबन तोड़ दिया। लू टिंगजियाओ के हाथों से खुद को मुक्त किया और जल्दी से शौचालय में चली गई। लू टिंगजियाओ की आंखें चमक उठीं जब उसने उस लड़की की पीठ देखी जो वहां से भाग रही थी। फिर उसने वहां मौजूद सभी लोगों की तरफ देखा। उसकी कोमल निगाहें तुरंत बर्फ जैसी ठंडी नजर में बदल गईं। छोटी कियाओ बड़ी कियाओ को बुरी तरह डर के मारे पकड़े हुए थी। बहन, मैंने क्या कर दिया? मैंने क्या कर दिया? भाई जियाओ मुझे मार डालेगा। मैंने तो बस उसका आदमी चुराने की कोशिश की थी। बिग कियाओ भी गहरे सदमे में थी, लेकिन उसने उसे दिलासा देने की कोशिश की। शांत रहो, तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं होगा। तुम्हें कुछ पता नहीं था, और नहीं उन्होंने कुछ कहा। हम निर्दोष हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि वह भाई जियाओ और भाई जिंगली के इतने करीब है, यहाँ तक कि लिटिल ट्रेजर के भी। मैं कितना बेवकूफ हूँ। मैंने पहले उनके रिश्ते के बारे में क्यों नहीं सोचा? जुड़वां बच्चे कोने में छिप गए और आसपास के लोगों से छिपने की कोशिश करने लगे। भीड़ में मौजूद फुजोशी वन की नाक से खून बहने लगा था और हर कोई जो कुछ हुआ था उसके बारे में बड़बड़ा रहा था। ये कई वर्षों से अफवाह है कि सीओ लू को लड़के पसंद हैं, बस किसी ने इसे सार्वजनिक नहीं किया, इसलिए यह वास्तव में कोई आश्चर्य की बात नहीं है ना? इसे अपनी आंखों से देखना बहुत ही अच्छा था। इसका प्रभाव शब्दों में बयान करना बहुत कठिन था। कई अन्य लोगों ने सहमति में सिर हिलाया। प्रभाव शक्तिशाली था। कुछ लोगों ने इसे हल्के में लिया। हमारा समाज अब बहुत आगे निकल गया है। ये बिल्कुल सामान्य बात है। मैं उन दोनों के साथ कोई भेदभाव नहीं कर रहा हूँ। इसके अलावा वे दोनों साथ में वाकई बहुत अच्छे लग रहे थे। वह टैंग लड़का आज रात यहाँ मौजूद कुछ महिलाओं से भी ज्यादा सुंदर लग रहा था और वे दोनों साथ में अजीब भी नहीं लग रहे थे। उनमें से कई लोग इस बात पर सहमत थे, वह बच्चा इतना घमंडी है कि कोई भी महिला उसे रोक नहीं सकती। उसे काबू में करने के लिए निश्चित रूप से भाई जियाओ जैसे किसी व्यक्ति की जरूरत है। हो सकता है कि ऐसा न हो। भाई जियाओ अभी यहाँ आया था और वह पहले से ही सभी के साथ फ्लर्ट कर रहा था। पहले ये बीजिंग की शीर्ष सोशलाइट थी और फिर जुड़वां बहनें थीं। अंत में भाई जियाओ को आगे आना पड़ा और उनके रिश्ते को सार्वजनिक करना पड़ा। भाई जियाओ पूरी तरह से नियंत्रण में था। टास्क, कोई आश्चर्य नहीं कि भाई जियाओ उसे इतना पसंद करता है। अध्याय 542, क्या सचमुच तुम्हारा उसके साथ ऐसा रिश्ता है? अध्याय 542, क्या सचमुच तुम्हारा उसके साथ ऐसा रिश्ता है? निंग शी शौचालय के प्रवेश द्वार के सामने खड़ी होकर लगभग महिला शौचालय में घुसने ही वाली थी कि अचानक उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वह दौड़कर दूसरे दरवाजे की ओर गई। उसने अपने चेहरे पर थोड़ा पानी छिड़कने के बाद खुद को शांत किया, लेकिन जब वह शौचालय से बाहर आए तो गलियारे में कोई उसका इंतजार कर रहा था। जब वह बड़ी कियाओ और छोटी कियाओ के समूह के साथ मस्ती कर रही थी तो वे बहुत गपशप करते थे और निंग शी ने झूमकीर और लू टिंगजियाओ के साथ उसके रिश्ते के बारे में सुना था। वह वास्तव में नहीं जानती थी कि अब झूमकीर का सामना कैसे किया जाए, इसलिए उसने पहले कुछ भी न करने का निर्णय लिया। जैसी की उम्मीद थी, जब झूमकीर ने देखा कि वह चुप है तो वह बोली, मुझे पता है कि मेरे लिए ये पूछना अनुचित होगा, लेकिन क्या ये सच है कि आप और लू टिंगजियाओ वास्तव में एक रिश्ते में हैं? निंग शी ने भौहें चढ़ाईं।
ऐसा लग रहा था जैसे वो उस इंसान से भिड़ने आए हैं जिसने उसका दिल चुरा लिया था। हालांकि इंपीरियल का झूम परिवार व्यापार में लू परिवार के बराबर नहीं था, फिर भी उनकी पृष्ठभूमि को कम करके नहीं आंका जा सकता था। लू परिवार की प्रतिष्ठा के बावजूद झूम ऐसे लोग नहीं थे जिनसे पंगा लिया जा सके। दरअसल उनके कई पहलू थे जिनमें वे महत्वपूर्ण थे। लू चोंगशान की नजर में उनकी बहू बनने के लिए सबसे उपयुक्त उम्मीदवार झूमकीर थी, क्योंकि वह लू परिवार की शक्ति को मजबूत करने में मदद के लिए झूम परिवार को एक बीमा के रूप में उपयोग करना चाहते थे। और झूम परिवार का निंगशी के साथ एक विशेष रिश्ता था। झूम परिवार के मुखिया झूम जोंगरेन के एक बेटा और 3 बेटियां थीं, और निंगशी की मां झूंग लिंगयू उनकी सबसे छोटी बेटी थी। बचपन में उन्होंने निंग याओहुआ से शादी करने की जिद की और झूम जोंगरेन ने उन्हें त्याग दिया। पिछले 20 सालों से पिता और बेटी का ये बिछड़ा हुआ जोड़ा एक दूसरे से बिल्कुल भी संपर्क में नहीं था। कुछ बुजुर्गों को छोड़कर ज्यादातर लोगों को यही लगता था कि झूम जोंगरेन की सिर्फ 2 बेटियां हैं, यहाँ तक कि झूम परिवार के बच्चों को भी इस बारे में पता नहीं था। झूम लिंगयू और निंग याओहुआ के बीच बातचीत के दौरान निंगशी ने इस उपद्रव के बारे में सुना। निंग याओहुआ किसी मुसीबत में फंस गई थी और उसे उम्मीद थी कि झूम लिंगयू घर जाकर मदद मांगेगा, लेकिन उसने मना कर दिया और कुछ ऐसा कहा कि वह कभी वापस नहीं जाएगी। झूम कीर झूम जोंगरेन की पोती थी, इसलिए जैविक रूप से कहें तो वे चचेरे भाई बहन थे। ये वास्तव में जटिल था। हालांकि जरा सोचिए, निंगशी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। चूंकि अब वह झूम लिंगयू को अपनी मां नहीं मानती थी, इसलिए उसे किसी दूर के दादा या चचेरे भाई की परवाह नहीं थी। अगर यह सच है तो क्या होगा, और अगर नहीं है तो क्या होगा? निंगशी ने झूमकीर से एक सवाल पूछा। अगर ऐसा नहीं है, झूमकीर की आवाज कांप उठी। उसे सचमुच उम्मीद थी कि यह सच नहीं होगा, लेकिन यह नामुमकिन था। उन्होंने जो कुछ भी किया था उसके बाद वह बस खुद से झूठ बोल रही थी। आखिरकार झूमकीर ने गहरी सांस ली और अपने शांत भाव में लौट आए। अगर यह सच है तो मैं हार मान लूंगी। निंगशी उसके जवाब से हैरान रह गई। उसके घमंडी व्यक्तित्व को देखते हुए यह अप्रत्याशित था। झूमकीर ने उसकी मुट्ठी कस ली और उसे आग जैसी आंखों से देखा। शुरू में मुझे लू टिंगजियाओ तक पहुंचने का पूरा भरोसा था, लेकिन अब जब बात तुम्हारे पास आ गई है तो मैं उसके लिए तुमसे नहीं लड़ूंगी। इससे पहले कि वह भावनात्मक रूप से टूटती, झूमकीर ने तुरंत माफी मांग ली। निंगशी ने हठीले अहंकारी झूमकीर के सिलहूट को देखा और अवाक रह गई। कुछ ठीक नहीं था। क्या उसे गलत संदेश मिला? ऐसा क्यों लगा कि झूमकीर लू टिंगजियाओ के बजाय उससे प्यार करता था? अध्याय 543 निजी संपत्ति अतिक्रमण निषेध। देखना भी मत। अध्याय 543 निजी संपत्ति अतिक्रमण निषेध। देखना भी मत। बाहर पार्टी अभी भी चल रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि अब कोई भी मौज मस्ती करने के मूड में नहीं था। लू जिंगली ने कुछ महिलाओं को चुपचाप जाते देखा। वे सभी असल में लू टिंगजियाओ के करीब आने के लिए यहाँ आई थीं, लेकिन अब उन्होंने हार मान ली थी। भाई, क्या बढ़िया आइडिया है। तुमने न सिर्फ संभावित विरोधियों को खदेड़ दिया, बल्कि उन औरतों को भी शांत कर दिया जो तुम्हारा पीछा कर रही थीं। क्या चतुराई भरी चाल है, लू जिंगली ने प्रभावित होकर अपने भाई से कहा। इस समय लू जिंगली को यह एहसास नहीं था कि हालांकि यह सच था कि उसके भाई को अब कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन चीजें बहुत जल्द खराब होने वाली थीं। बाथरूम से बाहर आते ही वहां मौजूद लोगों ने उत्सुकता भरी निगाहों से निंगशी का स्वागत किया। उनके अलावा छोटा सा बन तेजी से उसकी ओर दौड़ा। उसके चेहरे पर स्पष्ट संदेश था। लिटिल ट्रेजर गुस्से में था। गले लगो और चुंबन। उसके टूटे हुए दिल और आत्मा को ठीक करने के लिए आंटी जियाओशी ने वास्तव में पिताजी को चूमा था, और इसके अलावा ये 2 बार था। 2 बार। निंगशी तुरंत समझ गई कि छोटा बच्चा क्या सोच रहा है, इसलिए उसने उदारता से उसे 2 बड़े चुंबन दिए और उसे अपनी बाहों में कसकर पकड़ लिया। फिर वह लू टिंगजियाओ की ओर चल पड़ी। जैसे ही निंगशी बैठी, एक वेटर 2 गिलास गर्म दूध लेकर आ गया। लू टिंगजियाओ ने एक गिलास दूध अपने बेटे को और दूसरा गिलास निंगकसी को दिया। फिर वह सोफे पर आराम की मुद्रा में लेट गया और अपना हाथ सोफे के पीछे रख दिया जहां निंगकसी बैठी थी, जिससे उसने अपना प्रभुत्व प्रदर्शित किया। वह लोगों को संदेश दे रहा था। निजी संपत्ति अतिक्रमण निषेध। देखना भी मत। उनका मौन संदेश बहुत प्रभावी था। सभी लोग पीछे हट गए और अपने अपने समूहों में बैठकर बातें करने लगे तथा कुछ पेय का आनंद लेने लगे, तथा निंगशी को घूरने की हिम्मत नहीं कर पाए। शैतान के चुंबन ने पहले उत्पन्न हुई अधिकांश समस्याओं का समाधान कर दिया और निंगशी अब बहुत अधिक निश्चिंत थी, लेकिन वह अभी भी चिंतित थी। अरे लू टिंगजियाओ, क्या ये ठीक है कि वे तुम्हें गलत समझें? लू टिंगजियाओ ने सिर हिलाया। चिंता मत करो, जिस दिन तुम मेरी पत्नी बनोगी यह अफवाह अपने आप खत्म हो जाएगी। निंगशी अवाक रह गई। अगर वह दिन न आया तो उसे जिंदगी भर समलैंगिक ही समझा जाएगा। लू जिंगली अब और बर्दाश्त नहीं कर सकी। दोस्तों, क्या आप कृपया थोड़ा और विचारशील हो सकते हैं? मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। छोटा बच्चा सो रहा था, क्योंकि उसका सोने का समय सामान्यतः 9 या 10 बजे के आसपास होता था, और दूध ने उसे नींद लाने में मदद की। लू टिंगजियाओ ने अपने बेटे को अपनी आंखें रगड़ते हुए देखा, इसलिए उसने लड़के को अपने करीब बुलाया और उसे आराम से सोने में मदद करने की कोशिश की। लेकिन छोटे लड़के ने समझौता नहीं किया, जल्दी से पीछे हट गया और निंगशी से चिपक गया। उसने निंगशी की गर्दन भी कस ली, मानो अपने पिता से कह रहा हो, मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो, मुझे आंटी शियाओशी से अलग मत करना। अपने पिता द्वारा निंगशी को चूमने के बाद से ही वह छोटा लड़का पूरी तरह सतर्क था। ऐसा लग रहा था जैसे बेटे पिता का रिश्ता टूट रहा है।
लू जिंगली ने अपने भाई पर प्रसन्नता व्यक्त की और लगभग जोर से हंस पड़ा। योजना चाहे कितनी भी सही क्यों न हो, उसमें कोई न कोई कमी जरूर रह ही जाती थी। उसका भाई इतने सारे लोगों का घर बसा सकता था, फिर भी वह अपने बेटे को भूल गया। निंग शी लिटिल ट्रेजर के बारे में चिंतित थी, इसलिए उसने उसे गोद में उठाया और जाने लगी। दूसरे मालिक, कृपया हमारे बिना भी मजे करते रहिए। लिटिल ट्रेजर थक रहा है, मैं उसे वापस आराम करने ले जाऊंगी। वह अभी भी बड़ा हो रहा है, हमें उसे ज्यादा देर तक नहीं जगाना चाहिए। लू जिंगली निंग शी का दयालु और ममतामयी रूप देखकर नाराज हो गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यही वो इंसान है जिसने पहले इतनी सारी परेशानियां खड़ी की थीं। अध्याय 544, क्या आप अपने भाई टैन की तरह ही फ्लिटी हैं? अध्याय 544, क्या आप अपने भाई टैन की तरह ही फ्लिटी हैं? निंग शी ने लिटिल ट्रेजर को अपनी बाहों में ले लिया और लू टिंगजियाओ ने अपना मैरून कोट उतारकर निंग शी को पहना दिया। फिर उसने उसके कंधे पर हाथ रखा और दोनों साथ साथ बाहर निकल गए। उफ, वे एक साथ एक वास्तविक परिवार की तरह लग रहे थे। हालांकि लू टिंगजियाओ ने भीड़ को आगाह कर दिया था, फिर भी जब उन्होंने तांग नाम के लड़के का मातृत्व वाला पहलू देखा तो सब हैरानी से उन्हें घूरने लगे। यह उसके चुलबुलेपन से बिल्कुल मेल नहीं खा रहा था। निंग शी को इस हालत में देखकर उनकी तीखी निगाहें नरम पड़ गईं। अरे नहीं, देखना बंद करो। अगर वो सीधे नहीं होते तो क्या होता? आखिरकार यही तो वो इंसान था जिसने लू टिंगजियाओ को समलैंगिक बनाया था। लड़के खुद को शांत करने की कोशिश कर रहे थे, जबकि लड़कियों के दिल तो कब के चुरा लिए गए थे। हालांकि उन्हें पता था कि उसे मर्द पसंद है, फिर भी वे उसके प्यार में पड़ने से खुद को नहीं रोक पा रही थीं। बच्चे को गोद में लिए हुए वह और भी आकर्षक लग रहा था। छोटी कियाओ ने खुद को अपनी बहन की बाहों में समेट लिया, बहुत उदास महसूस कर रही थी। मुझे बहुत दुख हो रहा है। वो दो आदमी जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद थे, वो साथ हो गए। सच में एक ही रात में दो ब्रेकअप हो गए। बिग कियाओ को समझ नहीं आ रहा था कि अपनी बहन को कैसे दिलासा दे। खैर, तकनीकी तौर पर वो गलत नहीं थी, असल में दो ब्रेकअप हुए थे। छोटी कियाओ ने नाटकीय ढंग से अपनी छाती पर हाथ रखते हुए कहा, हॉट लड़के पहले से ही बहुत कम मिलते हैं, फिर भी वे दोनों एक साथ हो गए। दो बेहतरीन पुरुष बर्बाद हो गए। मेरा दिल दुखता है। बिग कियाओ ने उसे दिलासा देने की कोशिश की, चिंता मत करो, भाई जिंगली अभी भी यहाँ है। छोटी कियाओ प्रभावित नहीं हुई। नहीं, लू जिंगली बहुत ज्यादा फ्लर्ट करने वाला है, वो मेरे टाइप का नहीं है। मैं उसे नहीं चाहती, चाहे वो कितना भी सुंदर क्यों न दिखे। लू जिंगली अभी अभी छोटी कियाओ के पास से गुजरा था और जब उसने उसकी बातें सुनी तो वह लगभग लड़खड़ा गया। क्या बात है, मैं तो बहुत फ्लर्ट करता हूँ। ठीक है, मैं मानता हूँ कि मैं फ्लर्ट करता हूँ, लेकिन क्या मैं तुम्हारे भाई टैंग जितना फ्लर्ट करता हूँ? तुम्हारे भाई तांग ने पुरुषों और महिलाओं दोनों पर अपना नियंत्रण कर रखा था। तुम मूर्ख लड़कियों। लू जिंगली ने खुद पर तरस खाते हुए उन तीनों को दरवाजे पर भेज दिया, लेकिन फिर भी अपने भाई का साथ दिया। बहुत देर हो चुकी है, तुम्हारे घर वापस जाना मुश्किल होगा। तुम एक रात मेरे भाई के घर रुक क्यों नहीं जाते? आहा, कितना निस्वार्थ था वह। अगर सबसे अच्छे छोटे भाई का कोई पुरस्कार होता तो वह जरूर जीतता। निंग शी ने सोचा। छोटी बन के पापा यहीं पास में रहते थे और छोटी बन को उसके अपार्टमेंट तक वापस लाना बहुत मुश्किल था। जरूर, मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है, निंग शी ने जवाब दिया। वे लू टिंगजियाओ के घर की ओर चल पड़े। जब वे प्रवेश द्वार पर पहुंचे तो निंग शी की बाहों में छोटा सा बन थोड़ा हिलने लगा। वह उस जानी पहचानी इमारत को देखकर पागल हो गया। उसने निंग शी के कपड़े पकड़े और सिर हिलाया। वह सचमुच अंदर नहीं जाना चाहता था। नहीं नहीं नहीं, आंटी जियाओ शी को नहीं छोड़ूंगा। जाहिर है, छोटे बन ने सोचा कि निंग शी उसे वापस घर भेज देगी। निंग शी ने उसे धीरे से दिलासा दिया, छोटे खजाने, मैं तुम्हें यहाँ नहीं छोड़ रही हूँ। मैं रात को तुम्हारे साथ यहीं रुक रही हूँ। कल सुबह हम दोनों साथ में मेरे घर वापस चलेंगे, ठीक है? छोटा बन अभी भी आधा सोया हुआ था। उसे यकीन नहीं था कि उसने निंग शी की बात सुनी है या नहीं, लेकिन वह बार बार अपना सिर हिला रहा था और लगभग रोने ही वाला था। वह अंदर जाने से बिल्कुल भी नहीं चाहता था, मानो वह शैतान का अड्डा हो। निंग शी ने असहाय भाव से लू टिंगजियाओ को देखा। हमें क्या करना चाहिए? लू टिंगजियाओ ने आह भरते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें वापस भेज दूंगा। बेटा कृपया मुझे धोखा मत देना। अगली बार मैं तुम्हारे सामने उसे नहीं चूमूंगा, ठीक है? अध्याय 545, ये भाई है जिसने एक लड़के को चूमा, मैंने नहीं। अध्याय 545, ये भाई है जिसने एक लड़के को चूमा, मैंने नहीं। अगली सुबह लू जिंगली अभी भी कुछ खूबसूरत महिलाओं को सफलतापूर्वक पाने के सपने देख रहा था। तभी अचानक उसके कमरे का दरवाजा जोर से खुल गया। धम्मा, क्या हुआ? वह कौन था? अरे यार, वो नंगा सोता है। क्या कोई उसका बलात्कार करने वाला था? लू जिंगली की पहली प्रतिक्रिया खुद को कंबल से ढकने की थी। तभी उसने एक बुरे सपने से भी बदतर कुछ देखा। उसके माता पिता दोनों उसके बिस्तर के पास खड़े थे और गुस्से से भरे हुए थे, मानो वे उसे किसी भी पल पीट देंगे, जैसे उन्होंने तब किया था जब उसने मजाक में मधुमक्खी के छत्ते पर हाथ मारा था। लू जिंगली घबरा गई और उसकी नींद का कोई भी एहसास गायब हो गया। उफ, पापा, मम्मी, आप इतनी सुबह सुबह यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम कमीने, मैं तुम्हें मार डालूंगा। यान रुई ने बिना कुछ बताए उस पर हमला करना शुरू कर दिया। लू चोंगशान भी अपनी छड़ी लेकर उसमें शामिल हो गया। लू जिंगली अपने माता पिता के हमले से बचने के लिए बिस्तर पर लुढ़क गया। वाह, तुम लोग क्या कर रहे हो? मेरे चेहरे पर निशाना मत लगाओ। क्या मैं सचमुच तुम्हारा बेटा हूँ? मेरा कंबल मत पकड़ो, मैं नंगा हूँ। क्या मैं कपड़े पहनने के बाद बात कर सकता हूँ? मैं तुम्हें 2 मिनट देती हूँ, जल्दी से बाहर आ जाओ।
यान रूई अपने पति के साथ बाहर गई और दरवाजा बंद कर लिया। दोनों गुस्से से लिविंग रूम में इंतजार कर रहे थे। लू जिंगली ने जल्दी से कपड़े पहने, फिर खिड़की खोली। वह वहां आज्ञाकारी होकर जाने वाला मूर्ख होगा। इतनी सुबह उन्हें परेशान करना उनके लिए अवश्य ही बहुत बड़ी बात रही होगी। उसके लिए तो बुरा हुआ। लू चोंगशान को उसकी छोटी सी चाल का अंदाजा हो गया और उसने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। साले, मुझे पता था कि तू भागने वाला है, इधर आ। अंत में लू जिंगली अपने भाग्य से बच नहीं सका। लू जिंगली सोफे पर बैठ गया और अपना सिर खुजाते हुए गुस्से से बोला, तो क्या हुआ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे पूछने की? तुम हमें बताओ कि कल रात क्या हुआ था। मुझे मत बताओ कि तुम्हें नहीं पता। लू चोंगशान ने अपने बेटे को गुस्से से घूरा। लू जिंगली ने मासूमियत से कंधे उचका दिए। कल रात क्या हुआ था? मैंने एक पार्टी रखी थी। मूर्ख मत बनो। किसी ने मुझे बताया कि तुम्हारे भाई ने सबके सामने एक आदमी को चूमा। ये हास्यास्पद है, बिल्कुल हास्यास्पद। लू चोंगशान गुस्से से बोला, क्या? यह क्या है? ये रवैया क्या है? यह एक गंभीर मामला है। लू जिंगली ने मासूमियत से विनती की, कृपया पिताजी और माँ, ये भाई था जिसने एक आदमी को चूमा था, मैंने नहीं। वह मेरे बगल में ही रहता है, इसलिए आप मुझे पीटने के बजाय उसे परेशान क्यों नहीं करते? ये बहुत अन्याय है। लू चोंगशान का चेहरा काला पड़ गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि ये तुम्हारा आइडिया नहीं था? तुम्हारे अलावा और कौन हो सकता है? बेशक, मैं तुम्हें पीटूंगा। लू जिंगली ने दुखी होकर शिकायत की, क्या बात है? अब यह मेरा विचार क्यों है? ये भाई की अपनी इच्छा और कार्य था। मैं भी हैरान थी, मैं भी एक पीड़ित हूँ। जब लू चोंगशान और यान रूई ने लू जिंगली की वास्तविक अभिव्यक्ति देखी तो वे झिझक गए। लू जिंगली ने फिर कहा, और तुम इसे नकली क्यों समझ रही हो? हो सकता है कि मेरे भाई को सचमुच पुरुष पसंद हों। लू चोंगशान का गुस्सा फिर भड़क उठा। बकवास, अगर तू बकवास करती रही तो मैं तुझे मार डालूंगा। तेरे भाई का तो एक बेटा है, अब क्या तुझे लगता है उसे कोई मर्द पसंद आएगा? और वो तो उस औरत के चक्कर में आकर मिट्टी में बदल गया। ये जरूर उसकी साजिश का हिस्सा होगा। अध्याय 546 विभिन्न प्रजातियों के भी। अध्याय 546 विभिन्न प्रजातियों के भी। लू जिंगली ने शांति से अपनी भौहें उठाईं। वैसे भी ऐसा नहीं हो सकता, यह मेरा विचार नहीं था। मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। हमें पहले से ही पता था कि वह अपनी यौन अभिविन्यास के बारे में निश्चित नहीं था। 5 साल पहले जो हुआ वह मेरी ही साजिश थी और वह यहाँ लगभग सभी से अलग थलग पड़ गया था। और अब निंगक्षी सामने आई है और शुक्र है कि वह एक महिला है। फिर भी तुम दोनों उनके रास्ते में आ रही हो और भाई को किसी ऐसी लड़की से शादी करने के लिए मजबूर कर रही हो जो उसे पसंद नहीं है। इतनी मुश्किल प्रेम जीवन में कौन जानता था कि उसे कोई भावनात्मक आघात झेलना पड़ा होगा। फिर हो सकता है कि वह तंग आकर पुरुषों को पसंद करने लगे। जरा सोचिए, ऐसा संभव है? लू जिंगली के शब्दों ने वास्तव में लू चोंगशान और यान रूई दोनों को भयभीत कर दिया। यही एक बात थी जो उन्हें सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी। भले ही यह उनके बेटे की ही कोई साजिश हो, फिर भी उन्हें इसकी पुष्टि तो करनी ही थी। लू चोंगशान बहुत अस्वस्थ लग रहे थे और अंत में उन्होंने कहा, मुझे अपने भाई तक संदेश भेजने में मदद करें। अगर वह उस महिला से शादी करना चाहते हैं तो वह आगे बढ़ सकते हैं। लू जिंगली खुश तो हुआ, लेकिन केवल एक पल के लिए, क्योंकि वह जानता था कि उसके पिता कुछ और ही कहेंगे। उन्होंने आगे कहा, यह सही है जब तक वह इन आवश्यकताओं से सहमत हैं। क्या आवश्यकताएं हैं? सबसे पहले उसे मनोरंजन उद्योग छोड़ना होगा। दूसरा, अपनी पृष्ठभूमि को छुपाना होगा। हम उसके लिए एक उपयुक्त पहचान ढूंढेंगे। तीसरा, हमारे परिवार में आने से पहले उसे शिष्टाचार और उचित व्यवहार के बारे में कुछ अंतिम शिक्षा लेनी होगी। लू जिंगली ने अपने कान पकड़े जैसे उसे लगा हो कि उसने गलत सुना है और बीच में ही बोला, पिताजी, मुझे अब जाकर भाई को बताने की जरूरत नहीं है। मैं उसकी ओर से आपको जवाब दूंगा। आप क्या कहना चाह रहे हैं? लू चोंगशान ने गहरी, धमकी भरी आवाज में पूछा। पिताजी, आप ईमानदार नहीं हैं। बेहतर होगा कि आप उन्हें शादी ही न करने दें। लू चोंगशान हैरान रह गया। क्या मतलब है तुम्हारा? उसने पूरी रात इस विचार पर सोचने में बिता दी थी। वह उस औरत को कभी स्वीकार नहीं कर सकता था, लेकिन समझौता तो कर ही सकता था। इसलिए उसने एक आदर्श परिणाम पाने का कोई रास्ता सोचने की पूरी कोशिश की। ये कैसे ईमानदार नहीं था? लू जिंगली ने आह भरी। पिताजी, मैं आपको बता दूं कि भाई को जो औरत पसंद है वह एक भेड़िया है। आप जो करने की कोशिश कर रहे हैं वह भेड़िया को जंगल से चिड़ियाघर में लाकर पिंजरे में बंद करना है। आप उसे सफेद रंग से रंगेंगे, उसके दांत और पंजे निकालेंगे, उसे पट्टे पर बांधेंगे और मेरे भाई को देंगे और कहेंगे, लो, तुम्हारा पसंदीदा भेड़िया शावक आ गया। तुम्हें क्या लगता है भाई को कैसा लगेगा? तुम यह उसके लिए नहीं कर रहे हो, तुम उससे प्यार करने वाली चीज को बर्बाद कर रहे हो। यान रूई ने भौहें सिकोड़ी और अपने नथुने फुलाए। जिंगली, तुम्हारी तुलना ठीक नहीं है। हम बस उस लड़की को एक बेहतर इंसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वह टिंगजियाओ की पत्नी और लिटिल ट्रेजर की माँ बन सके। ठीक है, तो मैं एक और उदाहरण देता हूँ। क्या तुम्हें याद है जब मैं बच्चा था मुझे एक खरगोश बहुत पसंद था। आखिर में वह बीमारी से मर गया और मैं इतना दुखी हुआ कि मुझे कुछ दिनों तक भूख ही नहीं लगी। और तुम लोग मुझे खुश करने के लिए वैसा ही दिखने वाला एक और खरगोश लाए थे। क्या तुम्हें याद है कि मैंने कैसी प्रतिक्रिया दी थी? यान रूई ने सिर हिलाया। तुम इसे नहीं चाहते थे, तुमने मुझे इसे भेजने के लिए कहा था। हाँ, अगर यह वही था तो भी मुझे पता था कि यह वह नहीं था जो मुझे पहले पसंद था। फिर भी अब आप एक भेड़िए को पिल्ला बना रहे हैं।
अरे वे अलग अलग प्रजातियों के भी हैं। बहुत सारे लोग हैं जो मेरे भाई के लिए उपयुक्त हैं, लेकिन अगर वह और लिटिल ट्रेजर उन्हें पसंद नहीं करते हैं तो क्या हुआ? अध्याय 547 उन्नत प्रेम प्रतिद्वंद्वी विकर्षक। अध्याय 547 उन्नत प्रेम प्रतिद्वंद्वी विकर्षक। दोपहर को दफ्तर पहुंचकर लू जिंगली ने बताया कि उसके भाई के साथ क्या हुआ था। बेशक उसने बढ़ा चढ़ाकर बताया कि कैसे उसने अपने असाधारण बातचीत कौशल का इस्तेमाल करके अपने माता पिता को मना लिया और स्थिति को बदल दिया। हालांकि अंत में बात नहीं बनी, फिर भी यह एक अच्छा संकेत है। पापा और मम्मी पहले तो उस पर विचार भी नहीं कर रहे थे, पर कम से कम अब तो कोशिश कर रहे हैं। भाई, मुझे लगता है तुम्हारी योजना आगे भी जारी रह सकती है। बस कुछ और बार कोशिश करने पर शायद वे किसी भी बात पर राजी हो जाएं। लू जिंगली के चेहरे पर आत्मसंतुष्टि का भाव था। लू टिंगजियाओ अपने भाई को ये याद दिलाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया कि अगर उसके माता पिता उसे छोड़ देते हैं तो लू परिवार में अभी एक और बेटा है। अगर नौबत आ गई तो दूसरे बेटे की ही जबरदस्ती शादी कर दी जाएगी। जब दोनों भाई बात कर रहे थे तभी किसी ने दफ्तर का दरवाजा खटखटाया। लिटिल ट्रेजर अंदर चला गया और उसके पीछे जो आया वह निंगशी नहीं बल्कि गोंग शांगजे था। लू टिंगजियाओ ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं। निंगशी कहाँ है? किसी कारण से गोंग शांगजे हमेशा इस आदमी को देखकर घबरा जाते थे, इसलिए उन्होंने सावधानी से जवाब दिया, सीओ लू, सिस्शी ने कहा था कि उन्हें कुछ जरूरी काम है, इसलिए वे नहीं आईं। उन्होंने मुझे आपको ये बताने के लिए कहा था कि वे लिटिल ट्रेजर को लेने के लिए लगभग 2 घंटे में वापस आ जाएंगी। कोई जरूरी काम? लू टिंगजियाओ ने अपना कैलेंडर देखा और पाया कि आज निंगशी के दादाजी का जन्मदिन था। वह शायद घर वापस चली गई होगी। लू टिंगजियाओ चिंतित थी। निंगशी को अकेले वापस ले जाने में उसे असहजता महसूस हो रही थी, लेकिन चूंकि बस 2 घंटे ही थे तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। शायद वह बस अपने दादाजी को शुभकामनाएं देने गई थी। लू जिंगली की अचानक चेतना जागृत हुई जब उसने गोंग शांगजे को देखा। अरे, जब मैं यहाँ नहीं था तब कुछ हुआ था क्या? तुम कौन हो? तुम शियाओ शी के इतने करीब क्यों हो? गोंग शांगजे ने अनुमान लगाया कि यह आदमी संभवतः ग्लोरी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट का मालिक निंगशी का वरिष्ठ लू जिंगली था, इसलिए उसने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया, नमस्ते, मैं हूँ। लू जिंगली ने गोंग शांगजे का परिचय सुनने के बाद अपने भाई से कहा, वाह भाई, तुम सचमुच बहुत उदार हो, एक सुंदर लड़के को भाभी के पास जाने दे रहे हो। क्या तुम्हें चिंता नहीं है कि वह उसे खा जाएगी? लू टिंगजियाओ ने घबराई हुई लू जिंगली की ओर देखा और केवल 3 शब्दों में जवाब दिया, ये छोटा खजाना है। लू जिंगली अवाक थी। हाँ भाई, क्या चाल है? कोई आश्चर्य नहीं कि उसने निंगशी से मिलने के ज्यादा मौके बनाने के लिए लिटिल ट्रेजर को घर वापस नहीं बुलाया। इसके बजाय उसने लिटिल ट्रेजर को उसके साथ रहने के लिए भेज दिया। इस तरह उसके पास एक बेहतरीन जासूस और एक उन्नत प्रेम प्रतिद्वंदी विकर्षक मौजूद होगा। अपने बेटे का पूरा उपयोग करते हुए लिटिल ट्रेजर और निंगशी शायद उसके प्रति कृतज्ञ महसूस करते थे। निंग परिवार के निवास पर आज निंग परिवार के बुजुर्ग निंग जियुआन का 70वां जन्मदिन था और इसे मनाने के लिए बड़ी संख्या में मेहमानों को आमंत्रित किया गया था। निंग इंटरनेशनल सबसे बड़े बेटे निंग याओहुआ के हाथों में असाधारण रूप से अच्छा काम कर रहा था और वे अपने बच्चों की शादी के माध्यम से सुपरिवार से संबद्ध होने जा रहे थे, इसलिए उपस्थित लोगों की संख्या असाधारण थी। बेहद व्यस्त होने के बावजूद नौकरानियां और वेटर खुश दिख रहे थे। मालिक बहुत शक्तिशाली था और उन्हें अपनी नौकरी पर गर्व भी था। वे जहाँ भी जाते लोगों को ये बताते कि वे निंग परिवार के लिए काम करते हैं। ईर्ष्या पैदा होती। अध्याय 548 उनके रिश्ते का स्पष्ट विवरण। अध्याय 548 उनके रिश्ते का स्पष्ट विवरण। भोज कक्ष में सजावट बहुत आकर्षक लग रही थी। सभी मेहमान और रिश्तेदार बड़े भाई को शुभकामनाएं दे रहे थे और शुभ शब्दों से उनका अभिवादन कर रहे थे। इसमें कोई संदेह नहीं कि सभी की नजरें वर्तमान मुखिया निंग याओहुआ और उसके परिवार पर टिकी थीं। सभी मेहमान शहर के रसूखदार लोग थे। निंग याओहुआ के बिजनेस पार्टनर के अलावा निंग जुएलुओ के इंडस्ट्री के रसूखदार दोस्त भी थे। बाकी सभी रिश्तेदार उनसे जलते थे, लेकिन फिर भी अपने फायदे के लिए उनकी चापलूसी करते थे। लिंगयू, तुम बहुत भाग्यशाली हो, तुम्हारा पति बहुत योग्य है और तुम्हारी बेटी भी। मुझे आपकी बेटी से सचमुच ईर्ष्या हो रही है। वह न सिर्फ सुंदर है बल्कि उसकी लोकप्रियता भी बढ़ती जा रही है। अभिनय के अलावा उसने अपनी एक कंपनी भी शुरू कर दी है। मुझे पता है ना? उसका ब्रांड विदेशों में भी प्रसिद्ध है। मेरे कई दोस्त मुझसे नवीनतम वस्तुओं के लिए उनके लिए आरक्षण करने के लिए कह रहे थे। निंग जुएलुओ को इतनी तारीफ सुनकर थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। चाचा, चाची, आप सब बड़ा चढ़ाकर कह रहे हैं। मैं तो बस खाली समय में मौज मस्ती कर रहा था। वह न सिर्फ काबिल है बल्कि उसका व्यक्तित्व भी अच्छा है और वह विनम्र भी है। मेरे घर वाली बेटी जैसी बिल्कुल नहीं, हमेशा मुझे मुसीबत में डाल देती है। मैडम निंग, आपने इतनी अच्छी बेटी कैसे पाई? हमें कुछ सुझाव दीजिए। बहुत से लोग जूंग लिंगयू से पूछने लगे। जूंग लिंगयू ने अपनी बेटी को गर्व से देखा और मुस्कुराई। दरअसल मुझे ज्यादा अनुभव नहीं है। निंग जुएलुओ को कभी मेरी चिंता की जरूरत नहीं पड़ी। ओह, कितनी ईर्ष्या है। प्रशंसा की लहरों के बीच एक धीमी आवाज उठी। ये तो मैं सच में नहीं जानती कि बुजुर्ग क्या सोच रहे थे। उनकी पहले से ही इतनी शानदार पोती है, फिर भी उन्होंने अपने शहर से एक छोटी बच्ची को गोद लेने और उसे आपकी देखभाल में रखने की जिद की। फिर उसने इतनी परेशानियां खड़ी कर दी।
क्या वह बस अपनी जिंदगी में कुछ नयापन लाना चाहते थे? झूंग लिंग्यू के मुंह पर एक अस्वाभाविक मुस्कान आ गई और उसने कहा, उसे उस पर दया आ रही थी और वह सिर्फ दयालु होने की कोशिश कर रहा था क्योंकि युवा पीढ़ी केवल उसकी इच्छा का पालन कर सकती थी। वह निंग शी के साथ अपने रिश्ते का स्पष्ट वर्णन कर रही थी। आज तक किसी को पता नहीं था कि निंग शी और निंग जुएलुओ ने अपनी पहचान बदल ली है। सब अब भी यही सोचते थे कि निंग शी सिर्फ बुजुर्ग के गृहनगर की गोद ली हुई बच्ची है। सबसे पहले जब बुजुर्ग ने निंग शी को वापस लिया तो वह उसकी पहचान सार्वजनिक करने वाले थे क्योंकि वह उनकी असली पोती थी और निंग याओहुआ और झूंग लिंग्यू भी इस बात पर सहमत थे। लेकिन निंग जुएलुओ के उकसावे के कारण निंग शी ने कई मौकों पर अपने परिवार को शर्मिंदा किया, जिससे निंग याओहुआ और झूंग लिंग्यू बहुत दुखी हुए। जिस दिन वे निंग शी की वास्तविक पहचान की घोषणा करने वाले थे उस दिन निंग शी ने एक ब्रांडेड ड्रेस का नकली संस्करण पहना था और यह बात पता चल गई, जिससे उसके परिवार को बहुत अपमान सहना पड़ा। दोनों ने तुरंत अपना मन बदल लिया और निंग शी की पहचान उजागर न करने का फैसला किया क्योंकि वे इस मामले को टालते आ रहे थे। 5 साल पहले जब निंग शी ने कुछ और किया जिससे परिवार का नाम बदनाम हुआ तो उन्होंने उसकी पहचान उजागर करने का फैसला पूरी तरह छोड़ दिया और उसे विदेश भेज दिया। आप बहुत दयालु हैं कि आपने उसे पढ़ाई के लिए विदेश भेज दिया, लेकिन 5 साल हो गए हैं, है ना? उसे स्नातक हो जाना चाहिए था, है ना? मुझे आश्चर्य है कि वह अब क्या कर रही होगी। क्या वह निंग इंटरनेशनल में काम कर रही है? एक दूर के रिश्तेदार ने पूछा। अध्याय 549 असली बच्चा नकली महिला। अध्याय 549 असली बच्चा नकली महिला। निंग याओहुआ की 2 बेटियां थीं, एक असली बच्ची और एक नकली महिला। निंग जुएलुओ भाग्यशाली थी कि उसकी शादी सुपरिवार में हुई, इसलिए अब कोई भी उसका फायदा नहीं उठा सकता था, हालांकि हिम्मत भी नहीं थी। हालांकि निंग शी का दर्जा कम था, फिर भी उसे दत्तक पुत्री का दर्जा प्राप्त था। जो भी पुरुष उससे शादी करता उसे किसी न किसी तरह इस रिश्ते से फायदा होता। रिश्तेदार की पूछताछ के बाद सभी लोग निंग शी के बारे में पूछने लगे। मैंने सुना है कि वह यहाँ वहाँ कुछ छोटी मोटी भूमिकाएं निभा रही हैं। क्या बस कुछ छोटी मोटी भूमिकाएं? उसने ऐसा कुछ करने के लिए एक अच्छी नौकरी ठुकरा दी। वह शायद ये देखने के बाद अपनी किस्मत आजमाना चाहती थी कि जुएलुओ कितनी सफल हो गई है। क्या ये खुद को ज्यादा आंकना नहीं है? क्या वह सोचती है कि कोई भी स्टार बन सकता है? क्या तुम इसके बारे में कुछ नहीं कर रहे हो, लिंग्यू? उन सभी टिप्पणियों को सुनकर झूंग लिंग्यू की खुशी का भाव जल्द ही गायब हो गया। निंग जुएलुओ ने झूंग लिंग्यू का हाथ थाम लिया और विनम्रता से कहा, पिताजी और माताजी हमेशा से चाहते थे कि वह कंपनी में काम करे और उन्होंने जरूरी व्यवस्थाएं भी कर दी थीं, लेकिन बहन नहीं चाहती। अंकल और आंटियों, खैर जैसा कि आप सभी जानते हैं वह गोद ली हुई है, लेकिन हमें उसके फैसलों का सम्मान करना चाहिए। कुछ राहगीरों ने सिर हिलाया। लिंग्यू पर दोष कैसे मढ़ा जा सकता है? लिंग्यू ने उसकी देखभाल की और उसे पढ़ाई के लिए विदेश भी भेजा, बस इतना ही काफी है। मैं क्या कह सकता हूँ? उस छोटे से कस्बे की यह लड़की कृतज्ञता दिखाना नहीं जानती। उसे सिखाने का कोई तरीका नहीं है। आप उसकी तुलना जुएलुओ से कैसे कर सकते हैं? आप सही कह रहे हैं। लिंग्यू और याओहुआ ने पहले ही अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर दिया है। झूंग लिंग्यू ने राहत की सांस ली। उसे खुशी हुई कि किसी को नहीं पता था कि वह शर्मनाक लड़की उसकी अपनी जैविक बेटी थी। उसकी बेटी, उसकी खुशी का गौरव केवल जुएलुओ था। दत्तक माता पिता के कुछ खास न कर पाने के बहाने से चाहे निंग शी किसी भी तरह की शर्मनाक घटना में शामिल हो, उसका उससे झूंग लिंग्यू से कोई संबंध नहीं होगा। निंग निवास द्वार के बाहर निंग शी ने दूर से देखा। अगर उसे मुख्य द्वार से अंदर आना होता तो उसे निमंत्रण पत्र की जरूरत पड़ती, लेकिन किसी ने उसे आज के समारोह के बारे में बताने की जहमत नहीं उठाई, और उसके लिए कोई निमंत्रण पत्र भी नहीं था। कुछ सोचने के बाद उसने अपनी चचेरी बहन निंग तियानक्सिन को फोन किया। बहन शिन। फोन के दूसरी तरफ से आवाज उत्साहित लग रही थी। जियाओ शी, तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें फोन करने ही वाला था। आज दादाजी का जन्मदिन है, क्या तुम वापस आ रही हो? मैं पहले से ही प्रवेश द्वार पर हूँ, क्या आप बाहर आकर मेरे उपहार को दादाजी तक पहुँचा सकते हैं? निंग शी ने पूछा। तुम पहले से ही यहाँ हो? भले ही तुम किसी और से मिलना नहीं चाहती, तुम पहले से ही यहाँ हो तो दादाजी से क्यों नहीं मिलती? दादाजी ने कल रात मुझसे तुम्हारे बारे में बात की थी और पूछा था कि तुम कब वापस आ रही हो। मैंने उन्हें दिलासा दिया था कि तुम आज यहाँ रहोगी, लेकिन निंग तियानक्सिन का वाक्य रुक गया। निंग शी को अपने चचेरे भाई की बातों से परेशानी महसूस हुई। अंत में निंग तियानक्सिन ने आह भरते हुए कहा, हम इसे इस तरह क्यों नहीं करते? तुम पिछले दरवाजे पर आओ, मैं दादाजी को वहां लाने का मौका ढूंढूंगी। तुम स्वयं उनका अभिवादन करो और उन्हें व्यक्तिगत रूप से उपहार दो। आप सबसे अच्छी हैं, धन्यवाद बहन शिन, निंग शी ने कृतज्ञतापूर्वक कहा। सफलता। निंग शी ने राहत की सांस ली और पिछली बार खरीदा हुआ जेड मनका वाला कंगन लेकर पिछले दरवाजे की ओर चल पड़ी। जब उसने निंग तियानक्सिन को एक सफेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति को अपने पास आने में मदद करते देखा तो उसकी आंखें लाल हो गईं। अध्याय 550 प्यारा सा बच्चा। अध्याय 550 प्यारा सा बच्चा। 5 साल उसके जैसे बच्चों के लिए भले ही ज्यादा न हों, लेकिन दादाजी जैसे बुजुर्गों के लिए तो मानो अनंत काल। दादाजी के बाल पूरी तरह सफेद हो गए थे और उनकी सीधी रीढ़ झुक गई थी। उन्होंने अपनी आगे की जेब से चश्मा निकाला और उसके चेहरे को साफ देखने की कोशिश की। निंग शी ने जैसे ही अपने दादा को देखा, उसकी सारी पुरानी यादें ताज़ा हो गईं। सर्दी का मौसम था, वह अभी छोटी थी और उसे एक अनजान जगह लाया गया था। उसने अपने जैविक माता पिता को निंग जुएलुओ के साथ अंतरंग होते देखा और एक कोने में छिप गई।
उसे अपने पुराने घर की याद आने लगी। वह लगभग रोने ही वाली थी। तभी दादाजी उसे मिले, उसका हाथ पकड़ा, उसे रसोई में ले गए और उसके लिए सूप में नूडल्स का एक कटोरा बनाया और कहा कि रोना मत, यही उसका घर है। जूंग लिंग्यू हमेशा उस पर चिल्लाती रहती थी, जिससे उसमें डर और असुरक्षा की भावना पैदा होती थी और उसे जो भी करने को कहा जाता था वह और भी बुरा व्यवहार करने लगती थी। उसके दादाजी हमेशा उसके साथ अध्ययन कक्ष में समय बिताते थे और उसे धैर्यपूर्वक कई चीजें सिखाते थे। घर छोड़ने के बाद वह कभी वापस नहीं लौटी और दादाजी को पता ही नहीं चला कि क्या हुआ था। चूंकि उनकी सेहत ठीक नहीं थी, इसलिए निंगशी ने उन्हें ये बताने की हिम्मत नहीं की कि क्या हुआ था, ताकि उनकी हालत और न बिगड़े। एक बार दादाजी उसे वापस लाने के लिए खुद अमेरिका गए थे, लेकिन उसने मना कर दिया था। आज तक उसे दादाजी का वह निराश भाव याद है। फिलहाल निंगशी को समझ नहीं आ रहा था कि उसका सामना कैसे करे। निंग जियुआन स्पष्ट रूप से दुखी था, शायद अभी भी उस समय के बारे में सोच रहा था जब वह उसके साथ घर नहीं लौटी थी। निंग तियानेक्सिन ने सबसे पहले बर्फ तोड़ने की कोशिश की। वह निंगशी के पास गई और उसका हाथ पकड़कर उसे दादाजी के पास ले गई। जियोशी, तुम वहाँ किस लिए खड़ी हो? कुछ तो बोलो, निंग तियानेक्सिन ने उससे आग्रह किया। निंगशी अब पहले जैसी शर्मीली बच्ची नहीं रही। जैसे ही उसे होश आया, उसने जल्दी से बड़े भाई को गले लगा लिया। दादाजी, मुझे आपकी बहुत याद आई। निंग जियुआन अपनी पोती के भावुक आलिंगन से आश्चर्यचकित था और उसने कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुमने मुझे कितना याद किया है। अगर तुमने सचमुच ऐसा किया था तो इतने सालों बाद वापस क्यों नहीं आए? यद्यपि उसका स्वर थोड़ा कठोर था, फिर भी उसके मन में उसके लिए नरमी थी। निंगशी हंसी, दादाजी, मैं खूब पढ़ाई कर रही हूँ। आपने ही तो मुझे बताया था कि ज्ञान जीवन बदल देता है। मैंने आपकी बातें सुनी और पढ़ाई में अपना पूरा ध्यान लगा दिया। तुम? निंग जियुआन ने अपनी धब्बेदार ग्रे आंखों से उसे असहाय रूप से देखा, लगभग उसे पहचान नहीं पाया और बुदबुदाया, तुम बदल गई हो। न केवल उसका रूप, उसका व्यक्तित्व, उसकी आभा। उससे कुछ देर की मुलाकात से ही उन्हें एहसास हो गया कि उनकी पोती का परिवर्तन उनके लिए एक बड़ा आश्चर्य था। निंगशी ने अपना सिर एक तरफ झुकाया और पूछा, मैं कैसे बदल गई? क्या अब मैं ज्यादा सुंदर हो गई हूँ? बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हाँ, और अब तुम और भी ज्यादा सकारात्मक हो। यह एक अच्छा बदलाव है। लगता है विदेशी माहौल ने तुम्हें अच्छा किया है। यही एकमात्र बात थी जिसने निंग जियुआन को सांत्वना दी, क्योंकि उसे अपनी इस पोती के लिए सचमुच दुख हो रहा था। थोड़ी देर की बातचीत के बाद निंग जियुआन असल बातचीत पर आ गया। जियाओशी, मुझे पता है कि मैंने तुम्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए कहा था, लेकिन मैंने तुम्हें सही समय पर सही काम करना भी सिखाया है ना? और तुम भी, तियानेक्सिन, सुनो मैं क्या कहने जा रहा हूँ। तुम दोनों अब बड़ी हो रही हो, शादी के लिए लगभग तैयार हो। तुम्हें कोई ढूंढ लेना चाहिए, जल्दी से शादी कर लेनी चाहिए और मेरे लिए एक प्यारा सा पोता पोती लाना चाहिए। मैं समझती हूँ कि आजकल के युवा बहुत व्यस्त रहते हैं, इसलिए अगर तुम्हारे पास बच्चों की देखभाल के लिए समय नहीं है तो मैं तुम्हारी देखभाल करूंगी। इसकी चिंता मत करो।